हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट कंप्लीट करेंगे। जितनी भी मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर हर एक एक चीज़ हम रिवाइज करेंगे और जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को हम काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा बच्चों। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों दैट इज टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम किसको कहते हैं बच्चों? एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारा क्या होता है, जस्ट इसका रिवर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। साइन ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी कभार आप लोगों को स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में साइन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो एनोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। एनोड के अंदर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव हमारा एनोड होगा और नेगेटिव हमारा कैथोड होगा। दूसरी बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और स्पॉन्टेनियस की वजह से डेल्टा जी आपका लेस देन ज़ीरो रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं वो एक्चुअली में नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं और डेल्टा जी इसका ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। दूसरा यहाँ पे आप एक सेटअप देख पा रहे हैं बच्चों। इस सेटअप को मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे बस मैं आप लोगों को रिवीजन ले रही हूँ। तो जस्ट हम शॉर्टकट में इन सारी चीज़ों को मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को डिटेल में समझना है तो जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। पार्ट 1 जो हमारा लेक्चर है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझाया है, सॉल्ट ब्रिज के एप्लीकेशंस को बताया है, एनोड हाफ सेल क्या होता है, कैथोड हाफ सेल क्या होता है, किस तरह से सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को चूज़ किया जाता है, क्या क्या फंक्शन होती है, वो सारी बातें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो सिंस यहाँ पे बच्चों हम सिर्फ मेन पॉइंट के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि सिंस ये हमारा रिवीजन है तो जो जो हमारा मेन पॉइंट है इस टॉपिक के ऊपर बस उसी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई डिटेल में जाना चाहता है तो डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। देखिए यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है बच्चों, दिस इज अ डैनियल सेल। जिंक यहाँ पे हमारा है, लेफ्ट वाले बीकर में जिंक रॉड है ZnSO4 के कांटेक्ट में और कॉपर रॉड है हमारा कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में। दोनों के बीच में एक वायर को कनेक्ट कर दिया है और इंटरनली एक सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया है। ध्यान रखिएगा एनोड हमारा नेगेटिव है, कैथोड हमारा पॉजिटिव है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। लेफ्ट वाले चैम्बर को हम एनोड हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं और राइट वाले चैम्बर को हम कैथोड हाफ सेल या यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं। यहाँ रिडक्शन होता है इसलिए इसको रिडक्शन हाफ सेल और यहाँ ऑक्सीडेशन होता है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने रिएक्शंस लिखा है बच्चों, तो एनोड पे क्या होता है, जो जिंक का रॉड है उसके अंदर जिंक के एटम का ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक आपका Zn+2 में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा, जो कॉपर+2 आयन है बच्चों, जैसे यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में एक्सटर्नल वायर के थ्रू फ्लो करता है और फ्लो करके पहुंचता है कहाँ पे, इस रॉड पे। और उस रॉड पे से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, कॉपर+2 जो सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। तो कॉपर+2 उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और कैप्चर करने के बाद यहाँ पे रिड्यूस होके कॉपर में डिपॉजिट होता जाता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखना है आप लोगों को कि टाइम के साथ साथ जिंक रॉड का जो मास होगा वो कम होता जाएगा, क्योंकि जिंक के एटम यहाँ पे ऑक्सीडाइज होके सोल्यूशन में Zn+2 के फॉर्म में जा रहे हैं। और यहाँ पे कॉपर रॉड का जो बच्चों मास होगा वो टाइम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉपर+2 आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर के फॉर्म में इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो यहाँ डिपोजिशन होगी तो मास बढ़ेगा, यहाँ पे आपका मास का लॉस हो रहा है, मतलब जिंक रॉड का विड्थ आपका कम होता चला जाएगा, मास कम होता चला जाएगा एंड कॉपर रॉड का जो मास होगा वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन क्या हुआ बच्चों, तो मैंने
एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो नेट रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जिंक आपका 0 से +2 में जा रहा है, मतलब जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन एंड कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो कॉपर का हुआ रिडक्शन। तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है इस पर्टिकुलर डैनियल सेल के अंदर। यहाँ देखिए बच्चों, जिंक आपका Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एनोड हाफ सेल के रिएक्शन को हम, ये हमारा एनोड हाफ सेल का रिएक्शन है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखेंगे बच्चों, जिंक आपका Zn+2 में जा रहा है, तो जिंक को पहले लिखा, फिर Zn+2 लिखा, और बीच में एक सिंगल वर्टिकल लाइन हमने डाल दी है। सिंगल वर्टिकल लाइन फेज के सेपरेशन को बताता है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पहले लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता रखा है। तो इस तरह से ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल का। रही बात कैथोड हाफ सेल को, तो कैथोड हाफ सेल में क्या देख पा रहे हो आप लोग, कॉपर +2 कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर +2 और सामने लिख दिया कॉपर, मतलब कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है। दोनों के बीच में फिर से एक सिंगल वर्टिकल लाइन जो कि फेज में सेपरेशन आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। कॉपर आपका एक्वस फेज में है बच्चों यहाँ पर सोल्यूशन में, और जो डिपॉजिट हो रहा है कॉपर उस सॉलिड फॉर्म में हो रहा है, तो फेज में चेंज आया तो सिंगल वर्टिकल लाइन दोनों जगह पे प्लेस कर दिया। कंप्लीट सेल का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखते हैं, डबल वर्टिकल लाइन बच्चों सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का होता है। सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट वाले पोर्शन में एनोड हाफ सेल लिखते हैं और राइट वाले पोर्शन में कैथोड हाफ सेल लिखते हैं। तो ये हमारा एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है और ये हमारा कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो एनोड को हम सॉल्ट ब्रिज से पहले लिख देंगे, कैथोड हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज के बाद में लिखेंगे। नाउ सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशंस क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने समझा रखा है। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझना है कि क्यों ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप लोगों को फिर से जो लेक्चर नंबर 1 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसको आप लोगों को रेफ़र करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने देख लिया है उन लोगों के लिए प्रॉपर रिवीजन ये हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन बच्चों ये है कि सबसे पहले ये दोनों ही सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, मतलब ओवरऑल सोल्यूशन को ये न्यूट्रल बनाए रखता है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज अपने आयन को क्या करता है बच्चों, अपोजिट सोल्यूशन में भेजता है और दोनों सोल्यूशन को ओवरऑल न्यूट्रल ही बना के रखता है। दूसरा, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये इंटरनली सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। तीसरा पॉइंट, इन इट्स एब्सेंस सेल रिएक्शन स्टॉप्स एंड नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर बच्चों ये सॉल्ट ब्रिज हम नहीं रखेंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये रिएक्शन आपका रुक जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो नहीं हो पाती है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। एंड लास्ट है बच्चों, इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल। दोनों हाफ सेल के बीच में सॉल्ट ब्रिज किस तरह से कॉन्टैक्ट बना के रखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज हम लेते हैं बच्चों, इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट को प्लेस किया जाता है, और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम अगर सोल्यूशन के अंदर या जिलेटिन सोल्यूशन के अंदर मिक्स करके उसका एक सेमी सॉलिड फॉर्म बनाते हैं, उसको यहाँ पे फिल करते हैं। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट को चूज़ करने की, सबसे पहला जो कैटायन और एनायन है उसकी वेलोसिटी कह लीजिए या मोबिलिटी कह लीजिए, वो सेम होनी चाहिए। मतलब जिस टाइम पे कैटायन आपका यहाँ पे दोनों में से किसी एक जगह पे जाएगा, लेटेस्ट से मैंने कहा कि इस लेफ्ट वाले चैम्बर में एनायन जा रहा है और राइट वाले चैम्बर में कैटायन जा रहा है, तो जिस स्पीड के साथ एनायन जाएगा उसी स्पीड के साथ आपका कैटायन पहुंचना चाहिए, मतलब दोनों ही सोल्यूशन एक ही टाइम पे न्यूट्रलाइज होनी चाहिए। मतलब कैटायन और एनायन जो होगा दोनों का यहाँ पे मोबिलिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हमें प्रेफर करना है। और दूसरा बच्चों, बोथ आयन शुड बी केमिकली इनर्ट, शुड नॉट फॉर्म एनी प्रेसिपिटेट। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं KCl लिया है बच्चों, लेटेस्ट से Cl नेगेटिव यहाँ गया, ठीक है, तो Cl नेगेटिव ना जिंक के साथ कोई रिएक्शन करना चाहिए और न यहाँ के इसके आयन के साथ कोई रिएक्शन करना चाहिए। मतलब जो यहाँ पे रॉड रखा हुआ है ना उस रॉड के साथ कोई किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन हो, और न जो सोल्यूशन में आयन रखे हैं उनके साथ कोई भी इसका रिएक्शन हो, ठीक है। इसी तरह से अगर K+ यहाँ जाएगा तो ना इस रॉड के साथ कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए और
ना इस सोल्यूशन के अंदर जो आयन रखे हुए हैं उनके साथ कोई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। अगर रिएक्शन हो भी जाता है तो किसी भी तरह का प्रेसिपिटेट यहाँ पे दोनों ही जगह पे बनना नहीं चाहिए। ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जिससे जो भी कंपाउंड हमारा बने वो दोबारा से उस पानी के अंदर जो हमने मीडियम ले रखा है, सॉल्वेंट ले रखा है, उसमें 100% दोबारा से डिसॉल्व हो जाए। किसी तरह का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वैसे सॉल्ट हम कभी भी सॉल्ट ब्रिज के अंदर प्लेस नहीं करते हैं। इसके बारे में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पहले लेक्चर के अंदर बता रखा है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है? इट इज़ the tendency of any metal to get oxidized and reduced when it is placed in contact with its own ion in solution। जैसे बच्चों इमेजिन करो कि यहाँ पे सिर्फ ये वाला चैम्बर है हमारा, सिर्फ ये लेफ्ट वाला चैम्बर है जिसमें जिंक रॉड को उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में डिप करके रखा है। अगर यहाँ पे बच्चों जिंक का एटम टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को लूज करना शुरू कर दे तो जिंक के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा? देखिए यहाँ पे जिंक एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बनाएगा Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। Zn+2 तो आपका सोल्यूशन में चला जाएगा बच्चों, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह जाएगा? रॉड पे। मतलब टाइम के साथ साथ क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ती जाएगी और रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आती चली जाएगी। ठीक है, कुछ देर के बाद क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेज आपका डेवलप हो जाएगा जिसमें फर्दर नो मोर Zn+2 आपके सोल्यूशन में जाएंगे और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन आपका रॉड पे आएगा। उस कंडीशन में जितने भी हमारे रॉड हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है और सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, एक सेपरेशन आएगा और उसी सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो जब कोई मेटल बच्चों इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से अगर सोल्यूशन के अंदर और उस रॉड के इंटरफेस में मतलब चार्जेस का सेपरेशन होता है तो उस चार्जेस के सेपरेशन की वजह से जो पोटेंशियल आपकी जनरेट होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये दो तरह के होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम तब कहेंगे बच्चों अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने आपको कहा चार्ज के सेपरेशन की वजह से आ रहा है, अगर ये सेपरेशन आपका मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से आएगा, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अराइज होगा सोल्यूशन एंड रॉड के बीच में, अगर वो मेटल के ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, जिसको हम EOP से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मेटल के रिडक्शन की वजह से आपका पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है रॉड एज वेल एज उस सॉल्ट के सोल्यूशन के बीच में, तो हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी मेटल के पास टेंडेंसी होती है, कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सके एज वेल एज रिड्यूस कर सके, जब उस मेटल रॉड को हम उसी के आयन वाले सोल्यूशन में क्या करते हैं? प्लेस कर देते हैं। नाउ ये ध्यान रखिए बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर आपका 1 atm होना चाहिए, और अगर किसी आयन का कंसंट्रेशन आप ले रहे हो तो 1 मोलार होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है, साइन वाइज ऑपोजिट होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ले लिया है मैंने। इस रिएक्शन को गौर से देखिए। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Zn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जिंक का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? E0 लिखेंगे, और E0 के नीचे हम क्या लिखेंगे कि आपका आयन Zn+2 पहले लिखेंगे, और वो किस में जा रहा है? जिंक में जा रहा है। दोनों के बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन, क्योंकि दोनों के अंदर फेज में चेंज है। यहाँ पे देखिए जिंक आपका किस में जा रहा है? Zn+2 में। तो Zn और उसके सामने लिख दिया Zn+2, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया सिंगल वर्टिकल लाइन से। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे Zn आपका +2 से 0 में जा रहा है, मतलब जिंक का रिडक्शन हो रहा है। तो ये E0 हमारा क्या होगा बच्चों? SRP, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने SRP क्यों लिखा, स्टैंडर्ड क्यों लिखा? क्योंकि मैं इसको E0
नॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेट अस से ई नॉट ऑफ Zn+2 टू Zn, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग -0.76 वोल्ट है बच्चों। अगर मैं इसको रिवर्ट कर दूं, जस्ट इसको रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने से क्या मिलेगा आपको, Zn विल गिव Zn+2, इसकी वैल्यू जस्ट इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, मतलब साइन बस ऑपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक आपका Zn+2 बना रहा है, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ई नॉट हमारा कौन सा वैल्यू है बच्चों, ESOP है, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखो SOP की वैल्यू SRP के मैग्नीट्यूड के बराबर है बट साइन वाइज ऑपोजिट है। नेक्स्ट थिंग, किसी भी सेल का, किसी भी कंप्लीट सेल का ई नॉट कैसे निकालते हैं, तो ई नॉट सेल हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। वैसे तो मैंने आप लोगों को 3 फॉर्मूले बताए थे बट कोई बच्चा कंफ्यूज ना रहे इसलिए आप एक ही फॉर्मूले के ऊपर स्टिक रहें। अगर आप एक ही फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो आप लोगों को ये कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। याद क्या रखना है, ई नॉट सेल हम निकालते हैं ई नॉट OP प्लस ई नॉट RP। देखिए सपोज ये रिएक्शन दिया है बच्चों और इस रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू दे दिया है, मुझे इस सेल का ई नॉट निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड EMF निकालना है। अब डाटा क्या दिया है उसको गौर से देखिए। डाटा दिया है कि जिंक आपका +2 से जा रहा है 0 में, इसका मतलब ये डाटा किस चीज़ का है बच्चों, दिस इज SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एंड यहाँ पे भी कॉपर का रिडक्शन वैल्यू दिया है तो ये भी हमारा SRP वैल्यू है, मतलब हमें जिंक का भी SRP दिया है, कॉपर का भी SRP दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, जिंक आपका 0 से जा रहा है किसके अंदर, 0 से जा रहा है +2 के अंदर। और सॉल्ट ब्रिज से लेफ्ट में हम क्या लिखते हैं, जैसा कि ऊपर में मैंने कहा आप लोगों को, एनोड हाफ सेल हम लिखते हैं कहाँ पे, लेफ्ट ब्रिज, जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है उसके लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, कैथोड हाफ सेल लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, देखो एनोड हाफ सेल पे क्या रखा हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, बट ये क्या दिया है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऊपर मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ SRP, मतलब जो भी आपको SRP दिया है उसका जस्ट नेगेटिव ले लो, आपको SOP मिल जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। फॉर्मूला क्या है, ई नॉट OP प्लस ई नॉट RP। OP हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और RP हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जिंक का क्या करेंगे बच्चों, सिंस ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो इसका नेगेटिव साइन लेके ये OP में कन्वर्ट होगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, तो इसकी जगह पे ये लिख दो। और यहाँ पे कॉपर का तो ऑलरेडी बच्चों रिडक्शन हो रहा है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, और ऑलरेडी आपको ई नॉट किसका दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का दिया है। तो अगर ये ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगी और ई नॉट सेल हमें पता चल जाएगा। अगर मान के चलिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन होता कि दोनों का ही मुझे यहाँ पे एक हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता, लेट अस से क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता, बस आपको कंसेप्ट समझना है। ये लेटर से हमारा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल और ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तब हम कैसे निकालते ई नॉट सेल हमारा बच्चों। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला एक ही है जो मैंने आपको कहा कि याद रखना है आपको, ई नॉट OP प्लस ई नॉट RP। OP हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, और RP किसके लिए डिफाइन करेंगे, जिसका रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बताइए, जिंक का। तो जिंक की क्या जरूरत पड़ेगी हमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट दिया क्या है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको जस्ट रिवर्ट कर दो, रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा +0.76। और हमें कॉपर का क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, बट कॉपर का दिया क्या है, ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला which I have said earlier, SOP equal to minus SOP। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिखोगे, फिर इसको रिवर्ट कर दोगे तो 0.34 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी दे दिया जाए, ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए जाए या दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाए या एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन दिया जाए, ये बस ध्यान रखना कि OP हम डिफाइन करते हैं किसके लिए बच्चों, यहाँ पे जिसका
ऑक्सीडेशन होता है और आरपी हम डिफाइन करते हैं उस हाफ सेल के लिए जिसका रिडक्शन होता है। तो अगर आपको किसी का रिडक्शन दिया है लेकिन उसका ऑक्सीडेशन वैल्यू की ज़रूरत है, जस्ट आप उसको रिवर्ट कर दीजिए। अगर किसी का रिडक्शन वैल्यू की ज़रूरत है लेकिन आपको उसका ऑक्सीडेशन दिया है, जस्ट आप उसको रिवर्ट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। SHE करके एक कंप्लीट टॉपिक है जिसके ऊपर बच्चों मैंने जितने भी तरह के क्वेश्चंस हमारे SHE से आ चुके हैं नीट में या फिर JEE में, उनको मैंने डिस्कस कर रखा है। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया था SHE के अंदर, जिसमें हर एक मॉडल जो होता है क्वेश्चंस का जो इस टॉपिक से आते हैं उनको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा बच्चों। उसके अंदर एटलीस्ट आप लोग जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखने के बाद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बच्चों क्या है, ये हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है और हाइड्रोजन का ही आयन H+ आयन यहाँ पे सोल्यूशन में मेंटेन्ड होता है। अब ये जो हमारा SHE है बच्चों, ये ध्यान इतना रखना है आपको कि IUPAC ने इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 वोल्ट ले रखा है, एज्यूम कर रखा है, और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है। मतलब SOP भी 0 है इसका, SRP भी इसका 0 होता है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये दोनों तरह से फंक्शन कर सकता है। ये एनोड की तरह भी फंक्शन कर सकता है, ये कैथोड की तरह भी फंक्शन कर सकता है। जब ये एनोड की तरह फंक्शन करता है, ये सारा एक्सप्लेनेशन बच्चों मैंने इस लेक्चर के अंदर दे रखा है, तो इसलिए जस्ट मैं अभी रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को। डिटेल में अगर समझना है तो आपको ये लेक्चर फिर से अच्छे से देखना पड़ेगा। तो देखिए SHE अगर बच्चों एनोड की तरह फंक्शन करता है तो एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट हम कुछ इस तरह से करते हैं। एनोड पे क्या होती है, बस इतना ध्यान रखिए, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन आपका H+ में कन्वर्ट होगा, 0 से +1 में जाएगा, तभी तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। तो एनोड पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस हम पास करते हैं वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाता है H+ में। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर बच्चों कोई रॉड हमारा मेटल का कोई फिटेड नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो कैरियर होता है वो प्लैटिनम का रॉड होता है, मतलब प्लैटिनम का वायर होता है। तो इसलिए प्लैटिनम हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसको लिखते कैसे एनोड को, प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास किया गया, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है, और हाइड्रोजन जब यहाँ पे एनोड की तरह SHE काम करेगा तो हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा, H+ में, और वो H+ कहाँ पे रहता है, सोल्यूशन में, तो इसलिए एक्वस फॉर्म लिखा है। गैस और एक्वस के बीच में फेज में चेंज है, इसलिए यहाँ पे सिंगल वर्टिकल लाइन। सॉलिड और गैस में फिर से फेज में चेंज है, तो यहाँ पे सिंगल वर्टिकल लाइन। ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं पे भी सेल का दे दिया जाए, समझ लेना कि ये आपका एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। और किसके एनोड हाफ सेल को बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हाफ सेल को, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपका H+ में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ एनोड हाफ सेल पे रिएक्शन क्या होगा, तो एनोड हाफ सेल पे देखो हाइड्रोजन आपका H+ में जा रहा है, तो H2 आपका H+ बनाएगा। इक्वेशन बैलेंस कर दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दी है चार्ज को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन अगर बच्चों लगाओगे तो सिंस ये हाफ सेल है, अगर हाफ सेल होता है और सिंस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम सिंपली लिखेंगे EOP। आप ई सेल कब लिखते हो, ई सेल आप तब लिखते हो जब कंप्लीट सेल होता है, लेकिन जब आपके पास हाफ सेल होता है बच्चों तो हम सिंपली EOP या ERP लिखते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो EOP लिखेंगे। EOP विल बी इक्वल टू E0OP, बट E0 मैंने क्या कहा कि SOP या SRP दोनों इसकी वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 होगा, 0 नहीं लिखा है मैंने, -0.059/2 log ऑफ H+ कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों प्रेशर नहीं दिया है, अगर दिया है तब तो आपको ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको याद ना रखें, आप इस इक्वेशन को याद रखें और नेक्स्ट इक्वेशन को याद रखें, और कोशिश कीजिए कि आप नेक्स्ट इक्वेशन को याद रखें। अगर ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन, ये रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप आसानी से इस रिएक्शन का ERP या EOP आराम से लिख सकते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम EOP निकाल सकते हैं बच्चों। अगर H+ आपको क्वेश्चन में दिया है, प्रेशर दिया है, तो दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको EOP पता चल जाएगा इस हाफ सेल का। अगर प्रेशर आपको मेंशन नहीं किया है बच्चों क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप एज्यूम कर लीजिएगा उसको 1 ATM, और अगर प्रेशर को 1 ATM में मान लूँ तो कितना हो जाएगा, -0.059/2 इंटू log ऑफ H+ का स्क्वायर। अब मैंने इसको log H+ के स्क्वायर को 2 इंटू log H+ लिख दिया, 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 0.059 इंटू -log H+ को मैंने pH के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये पूरा इक्वेशन मैंने डिराइव किया था इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, जो कि आप लोगों को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर मैंने दिया है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस किस तरह से नीट में या जेईई में पूछे गए हैं उनके ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देखें, उसके ऊपर के क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो EOP हमारा 0.059 इंटू pH एट एनोड आएगा। अगर SHE बच्चों कैथोड की तरह काम करेगा, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, मतलब इस हाफ सेल को अब जस्ट क्या करो बच्चों, रिवर्ट कर दो। अब इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो H+ पहले लिखा जाएगा, फिर हाइड्रोजन, फिर प्लैटिनम सॉलिड। तो अगर ऐसा कुछ दिखे जहाँ पे H+ आपका हाइड्रोजन में जा रहा है, H+ आपका H2 बना रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन किसका होता है बच्चों, कैथोड हाफ सेल का होता है। अगर मैं रिएक्शन लिखूं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, तो कितना होगा, H+ आपका H2 बनाएगा, बैलेंस कर दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ERP, RP क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, तो ERP इक्वल टू E0 हमारा 0 होगा, 0 माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई H+ का स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही बात, अगर प्रेशर हाइड्रोजन दिया है तब तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज करेंगे, अगर प्रेशर मेंशन नहीं है तो उसको 1 ATM ले लेना, और अगर प्रेशर को 1 ATM डाल दोगे तो ये इक्वेशन बनेगा, जिसको फर्दर सॉल्व करके मैंने उसको pH के फॉर्म में लिख दिया है। ये दोनों फॉर्मूले बच्चों आई वुड सजेस्ट कि याद रखिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चों हम 0.059 इंटू pH ऑफ एनोड से निकालेंगे, और ERP रिडक्शन पोटेंशियल हम -0.059 एट pH ऑफ कैथोड से निकालेंगे। अगर सपोज बच्चों कोई ऐसा सेल है, कोई कंप्लीट सेल है जो एनोड और कैथोड दोनों ही हाफ सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से मिलके बना है, मतलब इमेजिन करो कोई ऐसा सेल आपको दिया जाए, ठीक है, 2 सेल है, दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया मैंने, यहाँ पे भी आपका एनोड हाफ सेल जो है बच्चों, लेटेस्ट सो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दोनों के अंदर एक एक प्लैटिनम वायर को लगाया है, और बीच में मैंने वोल्टमीटर को यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। सपोज यहाँ पे बच्चों प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन P1 ATM से पास किया जा रहा है, और यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन P2 ATM से बाहर आ रहा है, ठीक है। अगर ये P1 और P2 की वैल्यू आपको 1 ATM एंड 1 ATM दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे दोनों जगह पे H+ के कंसंट्रेशन से H+ के आयन है, लेटर से ये H+ जो है बच्चों ये C1 कंसंट्रेशन पे है, और यहाँ का जो H+ है वो आपका C2 कंसंट्रेशन पे है, ठीक है। ऐसा सेल अगर आपको दे दिया जाए जहाँ पे एनोड और कैथोड हाफ सेल दोनों जगह पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको दे दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कंप्लीट सेल हम कैसे निकालेंगे, तो याद करो अभी क्या बोला था मैंने, कंप्लीट सेल का जो EMF होता है बच्चों वो हम कैसे निकालते हैं, EOP प्लस ERP, चाहे आप स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाले, सेल का EMF हमेशा हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर दोनों जगह पे होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो कंप्लीट सेल का EMF कितना होगा बच्चों, EOP प्लस ERP। अब दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, 0.059 इंटू pH एट एनोड माइनस pH एट कैथोड। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस मैंने बच्चों SHE वाले लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार रेफर कर सकते हैं कि किस तरह से इन फॉर्मूलेस को हमें यूज़ करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, आप वहाँ पे जाके डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग बच्चों,
ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तभी हमने यूज़ किया जब मैंने क्या कहा कि ये प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एनोड वाला और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैथोड वाला कितना होना चाहिए, 1 atm। अगर आपको बच्चों यहाँ पे प्रेशर 1 atm नहीं दिया है तब हम कौन सा यूज़ करते, ओपी में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते, सॉरी ये वाला ओपी में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते जहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और आरपी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, और इन दोनों को आपस में ऐड करके हमें फाइनली ई सेल की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, तो कंसेप्ट बस आपको समझना है बच्चों, कोई भी चीज़ याद नहीं रखना है। नेक्स्ट थिंग देखिए, नर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है बच्चों, तो नर्स्ट इक्वेशन से पहले आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। डेल्टा जी हमारा -NFE होता है जहाँ पे F आपका फेरेडे कांस्टेंट है, और फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान रखिएगा बच्चों कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू 96500 कूलम होता है। दिस इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। और स्टैंडर्ड कंडीशन में बच्चों डेल्टा जी नॉट हम निकालते हैं, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NFE नॉट होता है। ये हमारा कंप्लीट नर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों ये फॉर्मूला एक्चुअली में यहाँ से आया है जब टेम्परेचर को 298 केल्विन मतलब रख दिया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस आपको दिया जाता है टेम्परेचर, और जब तक टेम्परेचर नहीं मेंशन किया जाता है तब तक भी हम टेम्परेचर को 298 केल्विन मान लेते हैं। लेकिन बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है कि यहाँ पे टेम्परेचर 298 केल्विन के जगह पे कोई और टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा कोई और टेम्परेचर है तो आप इस रिएक्शन को डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कंप्लीट फॉर्मूला भी इस लेक्चर में इंक्लूड किया है ताकि आप इसको भी ध्यान में रखें और आपसे गलती ना हो। तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा तभी जाके इसको हमें यूज़ करना है बच्चों, अदरवाइज अगर उसके अलावा कोई और टेम्परेचर दिया है तो आपको ये रिलेशन यूज़ करना है। बट चांसेस कम ही होते हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए, बट फिर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम किया जा सकता है, हमें 1% का रिस्क नहीं लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है और ये एक्सप्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जहाँ पे n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। जैसे मान के चलिए मैं इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाती हूँ, तो 0.059 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है बच्चों मैंने 2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व है 2, यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना इन्वॉल्व है 2, तो हमने यहाँ पे 0.059 बाय क्या लिखा 2, तो 0.059 बाय जो n होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करता है जो केमिकल रिएक्शंस के अंदर होती हैं। नाउ अब यहाँ पे नोट रखने वाली बात क्या क्या है, एक तो n के वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। नाउ लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है बच्चों, अगर सपोज कोई रिएक्शन आपको दिया है, जैसे सपोज यही रिएक्शन आपको दिया है बच्चों, तो इस रिएक्शन के अंदर जो कॉपर है और जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो इनके कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे लॉग के एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं करेंगे। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में ये भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट आपका सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसके एक्टिव मास को, उसके कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लेना है, मतलब इसका कंसंट्रेशन भी 1 माना जाएगा, इसका भी 1 माना जाएगा। तो लिखेंगे एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ किसको, Zn+2 के कंसंट्रेशन को ऊपर और कॉपर +2 के कंसंट्रेशन को नीचे। तो अगर बच्चों ये जो हमारा सेल है इसके लिए अगर मैं इस नर्स्ट इक्वेशन को लगा दूं तो सिंस ये कंप्लीट सेल है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है 2, क्योंकि जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब एनोड से कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इंटू लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। एंड तीसरी बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर यहाँ पे किसी केमिकल रिएक्शन में कोई गैस होता तो गैस का कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाता है बल्कि उसका प्रेशर टर्म लिखा जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान के चलो कॉपर के जगह पे कोई हाइड्रोजन गैस होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखती, यहाँ पे Zn+2 का कंसंट्रेशन इनटू प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉपर +2, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको है ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, इसी के एप्लीकेशंस के ऊपर कई बार क्वेश्चंस अब आप लोगों के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर कोई सेल रिएक्शन दिया है
है, जिसके अंदर आपको कॉपर +2 का सपोज कंसंट्रेशन दिया है, Zn+2 का कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है। आप यहाँ पे पुट करेंगे। E0 आपने कैसे निकाला था ऊपर, उसको मैंने आप लोगों को समझा दिया था। E0 हम E0 OP + E0 RP को देख के निकालते हैं। दोनों सेल का जो हाफ सेल है दोनों, उनका आपको E0 वैल्यू दिया होगा, या तो SRP दिया होगा या तो SOP दिया होगा। उसके बाद आप उनकी मदद से E0 सेल निकाल लेना। उसके बाद अगर E0 सेल आपको पता है बच्चों, तो आपको यहाँ पे आयन के कंसंट्रेशंस भी दिए होंगे इन दोनों के। आप इन सभी को यहाँ पे जब पुट कर दोगे तो आपको ई सेल की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ध्यान यहाँ पे क्या क्या रखना है। अगर आप यहाँ पे बच्चों सपोज किसी भी सेल का आपने ई सेल निकाला, अगर ई सेल आपका 0 आता है तो ई सेल 0 आएगा बच्चों, तो समझ लेना कि जो आपका सेल है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। या फिर अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि सेल आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ चुका है, तो डायरेक्टली आप ई सेल की वैल्यू कितना रखोगे, 0, क्योंकि डेल्टा जी अभी मैंने क्या बोला आप लोगों को, डेल्टा जी -NF ही होता है। एंड थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने बच्चों पढ़ रखा है कि जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब आपका रिएक्शन किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाती है तो डेल्टा जी आपका 0 होता है। अगर ये 0 है तो ई भी 0 हो जाएगा, क्योंकि n तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 0 नहीं होगा, और f आपका फेरेडे कांस्टेंट है वो भी 0 नहीं होगा। तो डेल्टा जी 0 मतलब ई भी 0, और अगर ई 0 है इसका मतलब सेल आपका इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। अगर किसी सेल का ई सेल आपका ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव नंबर आता है, तो समझ लेना कि सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है। और अगर किसी सेल का ई सेल आपका <0 आता है तो समझ लेना कि सेल रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अपने आप नहीं हो रहा है। तो कई बार क्वेश्चंस बच्चों ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को फिजिबिलिटी के ऊपर पूछ लिया जाता है। आपको एक सेल दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इस सेल के अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो सिंपली उसका आप ई सेल निकाल लीजिए। अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नाउ दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। रिसेंट पिछले 10 सालों में कई बार क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के ऊपर आ चुके हैं, और इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चंस के लिए एक अलग से लेक्चर मैंने बनाया है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बताए हैं। और बच्चों मैंने ये भी बता रखा है, ये भी आप लोगों को मैंने सिंपल मेथड बताया है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, देखिए अगर E0 सेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में सपोज दे रखी है, n भी हमें पता है, और हमें Kc निकालना पड़ेगा, तो Kc को निकालने के लिए हमें एंटी लॉग की ज़रूरत पड़ेगी। और एग्ज़ाम में कभी कभार तो एंटी लॉग आपको दे दिया जाता है और कभी कभार एंटी लॉग नहीं दिया जाता है। तो अगर एंटी लॉग ना दिया जाए तब हम कैसे आंसर निकालेंगे, उसके ऊपर भी मैंने एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बताया है बच्चों। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी तक उस लेक्चर को, पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि बिना एंटी लॉग के वैल्यू के बिना भी हम किस तरह से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। E0 सेल आपको दिया होगा, आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा होगा, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, आपको E0 सेल पूछा होगा। नाउ अनदर नोट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है बच्चों और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होता है, दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, मतलब हम दो जी को आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, चाहे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या E0 ऑफ द सेल या ई सेल बोलते हैं, ये चारों आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर। इसका एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के नीट में, जेई में कई बार बच्चों पूछे गए हैं। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है, मतलब इस नोट का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी। और ये क्वेश्चंस आप लोगों का बच्चों मैंने नीट के पेपर में आ चुका था तो वहाँ से लिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। हमें 3 रिएक्शंस दे रखे हैं, 3 रिएक्शंस के अंदर बच्चों 2 रिएक्शंस का E0 दिया है, तीसरे रिएक्शंस का E0 हमसे पूछा गया है। अगर बच्चों गौर से देखोगे तो जो तीसरा रिएक्शन है हमारा वो कैसे बनेगा, पहले और दूसरे रिएक्शंस को आपस में ऐड करके। चेक कर सकते हैं आप लोग, अगर मैं पहला और दूसरा इक्वेशन आपस में ऐड कर दूं तो ऐड करने से क्या मिलेगा,
ऐड करने से Fe+2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा Fe+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे राइट साइड में Fe बचेगा। मतलब कहने का ये है कि पहले और दूसरे को ऐड करके मैं थर्ड इक्वेशन बना सकती हूँ। पहले का मुझे दिया है E0, दूसरे का भी दिया है E0 और तीसरे का मुझे E0 निकालना है। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन तो आपका फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके बन रहा है, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन का जो E0 होगा वो पहले और दूसरे इक्वेशन के E0 के सम के बराबर होगा। बट दिस इज इनकरेक्ट बच्चों, बिकॉज मैंने ऊपर क्या कहा कि E0 आपका इंटेंसिव होता है और नॉन एडिटिव होता है, मतलब डायरेक्टली उनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि थर्ड इक्वेशन अगर 1 और 2 के सम के बराबर है तो थर्ड इक्वेशन का E0 भी 1 और 2 के E0 के सम के बराबर होगा। ये गलती नहीं करना है आप लोगों को। तो हम करेंगे क्या, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो सिंस बच्चों ऊपर में मैंने एक रिलेशन आपको दिया था डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NFE0। अब E0 की मदद से हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन का डेल्टा G0 निकाल लेंगे। और जैसा कि ऊपर कहा बच्चों कि G0 आपका एक्सटेंसिव होता है, मतलब हम आपस में G0 के वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले इक्वेशन का डेल्टा G0 निकाला, डेल्टा G0 माइनस NFE है, जहां N आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F आपका फैराडे कांस्टेंट है, E0 आपको जो वैल्यू दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो डेल्टा G0 कितना होगा पहले इक्वेशन का, 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 इंटू F इंटू 0.77। सेकेंड इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो -2 इंटू F इंटू E0 इसका -0.44। सॉल्व करके मैंने ये दोनों वैल्यू निकाल लिया। तीसरे इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 3, तो -3 इंटू F इंटू E0 इसका निकालना है। अब जैसा कि हमने देखा कि थर्ड इक्वेशन इज एक्चुअली सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, जो यहाँ पे मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि 1 और 2 को ऐड करने के बाद थर्ड इक्वेशन मिलेगा। अब डायरेक्टली हम E0 को तो नहीं जोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन हम थर्ड वाले 3 को अगर 2 + 1 कह रहे हैं तो हम डेल्टा G0 को आराम से ऐड कर सकते हैं क्योंकि एक्सटेंसिव है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 इक्वल टू 2 + 1 है तो 3 के सामने डेल्टा G3 और 2 के सामने डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G1। अब सारे वैल्यू यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमने डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3 निकाल लिया है। ये सारे वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको E0 की वैल्यू पता चल जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस पिछले कई सालों में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट थिंग बच्चों, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने ऊपर में डिस्कस किया, ये 4 फैक्टर पे आप लोगों का डिपेंड करता है। पहला, इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है, पहले लेक्चर जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपलोड किया था अपने चैनल पे। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला है कि मेटल का रॉड आपने कैसा लिया है और उस मेटल रॉड के साथ मेटल के आयन आपने सोल्यूशन में कैसे ले रखे हैं, उस पे डिपेंड करता है। दूसरा, आयन का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब सोल्यूशन के अंदर जो आपने सॉल्ट ले रखा है जिसकी वजह से आयन आपका प्रोड्यूस होगा, उन आयन का कंसंट्रेशन कितना है सोल्यूशन में, उस पे भी डिपेंड करता है। तीसरा, अगर कोई गैसेस इन्वॉल्व है, ठीक है, किसी आयन के जगह पे अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो गैस का प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करेगा। और आप किस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब टेम्परेचर अगर अलग अलग रखोगे तो E0 या फिर E की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, आपकी अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन सेल बच्चों। कंसंट्रेशन सेल 2 तरह के होते हैं, बट एक्चुअल में कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। Electrodes are made up of same metal but they are immersed in the same electrolyte of different concentration in the 2 half cell। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर जो एनोड और कैथोड होता है वो सेम टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बना होता है, उसको हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन सेल ऐसा सेल होता है बच्चों जिसका E0 जो होगा वो हमेशा 0 रहेगा। मतलब E0 सेल हमेशा 0 होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जो हमारा एनोड और कैथोड है वो सेम टाइप ऑफ मटेरियल से मिलके बना होता है। सबसे पहले देखिए, दिस डिफरेंस इन कंसंट्रेशन इन द 2 हाफ सेल क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 इलेक्ट्रोड। मतलब इस सोल्यूशन और इस सोल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस की वजह से ही यहाँ पे क्या होगी, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कंसंट्रेशन सेल है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हम बच्चों किसको कहते हैं, अब एग्जाम्पल को समझाने के लिए
मैंने एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिया है, गौर से देखिए इस सेल को ताकि आप लोगों को याद रहे कि यहाँ पे 2 सेल लिया है, दोनों जगह पे मैंने निकल के एनोड लिए हैं और निकल का ही कैथोड लिया है। मतलब एनोड जिस मेटल से मिलके बना है उसी मेटल से कैथोड भी बना है। निकल का ही आयन यहाँ पे भी है, निकल का आयन यहाँ पे भी है। मतलब सोल्यूशन के अंदर दोनों ही जगह पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी क्या है, सॉल्ट भी हमारा क्या है बच्चों, सेम ही है। मतलब यहाँ भी निकल +2 का सॉल्ट लिया है, यहाँ भी निकल +2 का सॉल्ट लिया है। डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस है इस सॉल्ट के कंसंट्रेशन में। लेफ्ट वाले चैम्बर में देखो बच्चों 10⁻³ मोलार दिया है और राइट वाले चैम्बर में 1 मोलार दिया है। तो कंसंट्रेशन में चेंज आने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इन्हीं कंसंट्रेशन के चेंज की वजह से ही दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपका अराइज होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, एनोड एंड कैथोड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, even iron are also same, nature of iron are also same, they only differ from each other in terms of concentration of iron। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसका एक एग्जांपल मैं इसी डायग्राम के थ्रू ले लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे एनोड पे क्या होगा बच्चों, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, निकल मेटल का। तो निकल क्या करेगा, Na+2 बनाएगा, Na+2 को सोल्यूशन में भेजेगा और सोल्यूशन के अंदर Na+2 का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻³ मोलार। तो मैंने एनोड पे लिखा Na सॉलिड गिव्स Na+2+2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा एनोड से वो पहुँचेगा यहाँ पे रॉड पे, और उस रॉड से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, निकल+2 जो यहाँ पे सोल्यूशन में होगा। तो निकल+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके निकल सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा और इस रॉड पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। और यहाँ पे निकल+2 का कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलार। अगर मैं नेट रिएक्शन की बात करूँ बच्चों तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, फिर निकल सॉलिड कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बस निकल+2 1 मोलार कंसंट्रेशन वाला और राइट साइड निकल+2 1 × 10⁻³ मोलार वाला। अब यहाँ पे इस कंप्लीट कंसंट्रेशन सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसको डबल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन से पहले क्या होता है, एनोड हाफ सेल, और डबल वर्टिकल लाइन के बाद क्या होता है, कैथोड हाफ सेल। एनोड पे क्या हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन। तो निकल आपका 0 से जा रहा है +2 में, तो निकल आपका 0 से जा रहा है +2 में, उसको लिख दिया। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने ऊपर ही आप लोगों को बताया था। तो निकल 0 से जा रहा है +2 में, उसको लिख दिया इस तरह से। और कैथोड पे निकल+2 आपका निकल में जा रहा है। उनके जो भी हमारे आयन हैं उनके जस्ट नीचे उनके रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन के टर्म्स को लिख दीजिए। अब जैसा कि ऊपर में मैंने कहा बच्चों कि सिंस हमारा एनोड और कैथोड सेम ही तरह के मटेरियल से मिलके बने हैं तो इसलिए क्या होगा, E0 सेल हमारा 0 होगा। ठीक है, अब E0 सेल अगर बच्चों 0 है तो E सेल हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी नर्स्ट इक्वेशन E सेल विल बी दिस नंबर, राइट, दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारा कितना होगा, देखिए तो ये हमारा कंप्लीट सेल है और इस कंप्लीट सेल के अंदर प्रोडक्ट साइड में क्या रखा है, निकल+2, और ये निकल+2 कौन सा वाला कंसंट्रेशन वाला है, 1 × 10⁻³ मोलर, और 1 × 10⁻³ मोलर कहाँ का है, एनोड वाला। तो मैंने निकल+2 एनोड लिख दिया और डिनोमिनेटर में किसको लिखेंगे, निकल+2 1 मोलर वाला, और 1 मोलर कहाँ पे है, कैथोड पे। तो E सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल -0.059/2 × log ऑफ निकल+2 एट एनोड डिवाइडेड बाय निकल+2 एट कैथोड। E0 सेल को तो 0 ले लिया, जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ E0 सेल हमेशा कंसंट्रेशन सेल का 0 होगा बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो एनोड पे देखिए कितना कंसंट्रेशन दिया है 10⁻³ और कैथोड पे दिया है 1। पुट कीजिए, पुट करने के बाद आपको ई सेल पता चल जाएगा। ई सेल यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और जैसा कि ऊपर में मैंने कहा था कि अगर ई सेल आपका पॉजिटिव आता है बच्चों तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल के अंदर बच्चों क्या होता है, रिएक्शन इस गिवन इक्वेशन के अंदर आपका सेल रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। नाउ अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब हुआ, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा जब कैथोड के अंदर जो कंसंट्रेशन रखा हुआ है आयन का उसकी वैल्यू एनोड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, तभी जाके आपका सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर रिवर्ट होता, सपोज ये 1 मोलर यहाँ होता और ये यहाँ होता तो आपका ई सेल बच्चों नेगेटिव आता, और नेगेटिव अगर आ रहा है इसका मतलब सेल रिएक्शन आपका कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर दोनों जगह पे सेम कंसंट्रेशन हम रख देते तो आपका
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पाता, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सेल के बीच में ऑपरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, इन कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। अगर डिफरेंस रहेगा ही नहीं, दोनों जगह पे सेम कंसंट्रेशन आप ले लोगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेल रिएक्शन ही नहीं होगी। दूसरा जो कंसंट्रेशन सेल है बच्चों, ये तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो रखा होता है यहाँ पे दोनों सोल्यूशन में, उसके कंसंट्रेशन में बस डिफरेंस होता है, और उसी डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस भी अराइज होती है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हो पाता है। दूसरा है हमारा कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ये एक तरह का गैस आयन हाफ सेल जैसा होगा बच्चों, दो हाफ गैस आयन हाफ सेल, दोनों को मैंने एक ही जगह पे फिट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर लिया है जिसमें H+ का आयन है, जिसका कंसंट्रेशन लेटेस्ट से मैंने 1 मोलार ले लिया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा सेटअप है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा सेटअप है, और दोनों को मैंने यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर एक प्लैटिनम वायर लगा होगा, उन वायर को मैंने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू, और दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर को लगा दिया। यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ये हमारा एनोड वाला कंपार्टमेंट है, ये हमारा कैथोड वाला कंपार्टमेंट है। तो एनोड वाले कंपार्टमेंट से आप हाइड्रोजन गैस को, लेट से हाइड्रोजन गैस की बात कर रही हूँ मैं, अब जरूरी नहीं है बच्चों कि हर बार आपको एग्जाम में हाइड्रोजन गैस ही यहाँ पे दिया जाए, आपको क्लोरीन गैस दिया जा सकता है, आपको कोई और गैस दिया जा सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को लेटर से P1 ATM पे पास किया गया है। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन गैस को जो भी पास करोगे वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके H+ में जाएगा, और बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और वो सारा इलेक्ट्रॉन बच्चों इस प्लैटिनम वायर के थ्रू फ्लो होके पहुंचेगा कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो H+ आपका सोल्यूशन में अवेलेबल है, वो H+ क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद यहाँ पे कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होता है कैथोड एनोड के ऊपर, और कैथोड पे H+ जो सोल्यूशन में है उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके खुद को रिड्यूस कर देता है। और जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन जो हो रहा है एनोड एंड कैथोड पे, एनोड पे हाइड्रोजन गैस को P1 ATM पे पास किया था, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आपका P2 ATM के फॉर्म में बाहर जा रहा है। यहाँ ये हमारा आउटलेट है, ये हमारा इनलेट है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे देखो दोनों ही जो मैंने सेल रखा है, मतलब दोनों ही जो यहाँ पे चैम्बर रखा है वो सेम ही कंपार्टमेंट में रखा है। यहाँ हमने किसी सॉल्ट ब्रिज को यूज़ नहीं किया है, तो हमें डबल वर्टिकल लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली देखिए लेफ्ट वाले पोर्शन में क्या होगा, लेफ्ट वाले पोर्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, प्लैटिनम सॉलिड, क्योंकि प्लैटिनम यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन का कैरियर है बच्चों। उसके बाद कहाँ से कहाँ पे जा रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 से H+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, और वही H+ आपका क्या होगा, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन गैस के जस्ट सामने क्या लिखा है, प्लैटिनम सॉलिड, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जगह पे प्लैटिनम बच्चों क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन के कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन हाफ सेल का है। दोनों ही हाफ सेल का रिएक्शन लिख लीजिए। तो एनोड पे हम क्या लिखेंगे, H2 आपका H+ में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन को P1 ATM पे रखा है और H+ लेटर से मैंने 1 मोलार ले लिया, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन दोनों ही केस में क्या होगा, एनोड के पास भी और कैथोड के पास भी, दोनों सेम ही सोल्यूशन में डिप किया है, तो दोनों जगह पे कंसंट्रेशन आपका सेम ही है बच्चों। डिफरेंस कहाँ पे है, प्रेशर में डिफरेंस है, मतलब जो गैस आप लेते हो एनोड और कैथोड पे वो आपका क्या होगा, प्रेशर में डिफरेंस रखेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे जो H+ आपका है सोल्यूशन में, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाएगा H2 में, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर जा रहा है, किस प्रेशर के साथ बाहर जा रहा है, P2 ATM के साथ। फिर से आपस में ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2H+ कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो फाइनली क्या बचेगा बच्चों, H2 गैस जो कि P1 ATM पे है, और राइट साइड में H2 गैस जो कि P2 ATM पे है। सिंस ये भी बच्चों क्या है आपका, आप देख सकते हैं दोनों ही सेम तरह का मटेरियल है, तो सेम तरह का मटेरियल होगा, तो ई नॉट सेल इसका भी कितना होगा, 0 होगा। तो ई नॉट सेल तो 0 हो गया, और इस सेल के लिए, ये कंप्लीट रिएक्शन के लिए अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लगा दें तो ई सेल विल बी इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पे ई नॉट सेल के जगह पे 0 माइनस 0.059/2, 2 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 है, इंटू लॉग ऑफ P2/P1, मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस
जिसका वैल्यू कितना है P2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसका वैल्यू कितना है P1, क्योंकि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट साइड में P2 प्रेशर है और रिएक्टेंट साइड में P1 प्रेशर है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर ई सेल हमारा नेगेटिव होगा तो रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी, और अगर ज़ीरो हुआ तो इसका मतलब है रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे है, और अगर पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है। तो इस ई सेल को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी? P1 की। अगर P1 ज़्यादा होगा तभी ई सेल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, और तभी आपका सेल रिएक्शन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। मतलब एनोड पे जो आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे उसका प्रेशर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू द प्रेशर विथ विच हाइड्रोजन गैस लीव्स एट कैथोड पोर्शन। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो गए, मतलब जिस प्रेशर के साथ आपने एनोड पे हाइड्रोजन को पास किया है, अगर उसी प्रेशर के साथ हाइड्रोजन बाहर जाएगा और दोनों जगह पे अगर प्रेशर सेम रहेगी तो ई सेल आपका ज़ीरो होगा। मतलब ऐसे केसेस में क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट नहीं होगा। नाउ थर्मोडाइनेमिक एफिशिएंसी ऑफ अ सेल, ये ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। थर्मोडाइनेमिक एफिशिएंसी ऑफ सेल हमारा डेल्टा जी बाय डेल्टा एच होता है। डेल्टा जी हमारा बच्चों माइनस NFE होता है डिवाइडेड बाय डेल्टा एच। आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच दिया होगा किसी भी सेल का, उसका ई भी दिया होगा, एन आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? किसी भी रिएक्शन के अंदर देख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या रिडक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा। ठीक है, तो आप क्या करना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, सपोज ए आपका A+3 में गया तो कितने का लॉस हुआ है? 3 का, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 लिख देना। मतलब जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा आप उसी को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपको किसी भी सेल रिएक्शन का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये इस तरह का एक सेटअप होता है जिसमें 2 रॉड होते हैं, और जैसा कि स्टार्टिंग के टाइम पे ही मैंने कहा था बच्चों कि एनोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। इवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। दोनों सेल के अंदर एनोड ऑक्सीडेशन करवाएगा अपने ऊपर और कैथोड पे रिडक्शन होगा, बट साइन का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जस्ट उल्टा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब देखो, जो हमारा एनोड है बच्चों उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, और कैथोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे सोल्यूशन ले रखा है, लेट अस से NaCl का मोल्टेन सोल्यूशन ले रखा है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मोल्टेन सोल्यूशन ही दिया जाए, मोल्टेन के जगह पे आपको एक्वस सोल्यूशन भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो मोल्टेन सोल्यूशन अगर बच्चों आपको दिया है तो इसका मतलब सोल्यूशन में सिर्फ Na+ और Cl- है। जैसे इस बैटरी से आप पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही रॉड के बीच में क्रिएट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और Na+ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब जो आयन होते हैं ऑपोजिट रॉड की तरफ मूव कर जाते हैं, और ऑपोजिट रॉड की तरफ मूव करने के बाद जो Cl नेगेटिव होगा जैसे वो पॉजिटिव रॉड पे जाएगा, एनोड पे हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे Na+ का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ से बैटरी के थ्रू इस दोनों रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है बच्चों, एनोड और कैथोड पे एक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बनाया है बच्चों, तो ये थोड़ा चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को मतलब बताने के लिए। और क्वेश्चंस बहुत बार आप लोगों के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर आ चुका है, चाहे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में हो, चाहे आपको सिंपली प्रोडक्ट को बताने के ऊपर पूछा हो। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को बच्चों कि अगर सोल्यूशन में देखिए, अगर सोल्यूशन में एक कैटायन एक एनायन है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। जो एनायन होगा वही आपका एनोड पे डिस्चार्ज होगा, और जो कैटायन होगा वही आपका कैथोड पे डिस्चार्ज होगा। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब सोल्यूशन में एक से ज़्यादा एनायन हो, तब आपको ये ऑर्डर याद रखना है। इसी ऑर्डर में आपका एनायन क्या होगा बच्चों, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर सपोज सोल्यूशन में एक Br- और एक Cl- है तो Br- को हम प्रेफर करेंगे, मतलब Br- क्या होगा, डिस्चार्ज होगा एनोड पे, ना कि Cl-। Br- आपका
डिस्चार्ज हो जाएगा और Cl माइनस आपका सोल्यूशन में रह जाएगा। अगर सपोज सोल्यूशन में Cl माइनस और OH माइनस है तो Cl माइनस एंड OH माइनस में बच्चों Cl माइनस का डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन OH माइनस आपका सोल्यूशन के अंदर रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसका ये ऑर्डर आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस ऑर्डर के बिना आप इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है इसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये सीक्वेंस सबको याद होना चाहिए। ये किसका सीक्वेंस है बच्चों? एनायन का सीक्वेंस है। मतलब एक से ज़्यादा एनायन अगर सोल्यूशन में होंगे तो इसी ऑर्डर में इनका डिस्चार्ज होगा। अगर आपके पास OH नेगेटिव एंड नाइट्रेट आयन दिया है सोल्यूशन में तो OH नेगेटिव को डिस्चार्ज करेंगे, नाइट्रेट आयन आपका सोल्यूशन में ही रह जाएगा। और ये हमारा ट्रिक बच्चों किसके लिए है? अगर एक से ज़्यादा कैटायन आपको दिया है सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस ऑर्डर के अंदर आपका डिस्चार्ज होगा। सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज इजीली किसका हो सकता है? गोल्ड का, Au+3, उससे कम Ag+ का, और सबसे मिनिमम किसका है बच्चों? Li+ का। तो इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे लिख दिया है, वो आप याद रख सकते हैं। लेकर 12 सर का नाम, मौला अली जाकर फेंको सीडी, कोई नहीं सुन पागल हमारे, क्यूट हाथी पहने। ये हाथी पहने कंप्लीट वर्ड है बच्चों इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो पागल हमारे क्यूट हाथी पहने, सिल्वर एंड, यहाँ पे गोल्ड कर दीजिएगा, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये सीक्वेंस आप लोगों को लर्न करने हैं। इसको 2-3 बार रीड करो, आपको ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही बच्चों हमें क्या करना है? आयन को डिस्चार्ज कराना है। जैसे मान के चलिए आपके पास सोल्यूशन में Copper+2 and H+ दिया है, तो किसका डिस्चार्ज होगा? कैथोड पे Copper+2 का होगा। मतलब इस सीक्वेंस के अंदर आपके क्या होंगे? डिस्चार्ज बढ़ती जाएगी। मतलब इसी सीक्वेंस के अंदर बच्चों डिपोजिशन आपका फास्ट होगा। अगर सपोज आपके पास सोल्यूशन में Li+ दिया है एंड Pb+2 दिया है तो किसका डिस्चार्ज करेंगे? Pb+2 का। अगर आपको सोल्यूशन के अंदर लेटेस्ट से Zn+2 दिया है एंड Copper+2 दिया है तो Copper+2 का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स बच्चों आप लोगों के एग्जाम में आ चुके हैं। उन्हीं एग्जाम्पल्स को मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किया है। पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अब मोल्टेन NaCl में बच्चों क्या होगा? Na+ और Cl- ही होगा सोल्यूशन पे। तो जैसा कि मैंने कहा एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा Cl- को, तो Cl- के 2 मोल पहुंचते हैं एनोड पे और 2 Cl- कंबाइन करके Cl2 बना देता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड आपका किस तरह का होता है बच्चों? कैथोड आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो कैथोड पे कौन जाएगा? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन NaCl के अंदर कौन है? Na+, तो 2 Na+, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 सोडियम बना देगा। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस। NaCl एक्वस को एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ब्राइन सोल्यूशन। और ब्राइन सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर देखिए क्या होगा? ये जो ब्राइन सोल्यूशन है, अब ये हमारा एक्वस NaCl है, मतलब NaCl के साथ साथ वाटर भी है सोल्यूशन में। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए NaCl आपका डिसोशिएट करके Na+ एंड Cl- बना देगा एंड वाटर भी है सोल्यूशन के अंदर बच्चों। तो वाटर की वजह से कौन कौन से आयन बनेंगे? H+ एंड OH-। मतलब अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास सोल्यूशन में 2 एनायन भी आ चुके हैं, 2 कैटायन भी आ चुके हैं। तो हमें अब इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। तो जैसा कि देख सकते हैं OH नेगेटिव एंड Cl- में Cl- को डिस्चार्ज करना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए एनोड पे कौन जाएगा? Cl- जाएगा, ना कि OH नेगेटिव। तो 2 Cl- बच्चों कंबाइन करके फिर से एग्जैक्टली इसी तरह से रिएक्शन देगा, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड की बारी आती है, तो सोल्यूशन में कैटायन 2 तरह के हैं, H+ एंड Na+। और अगर इस ऑर्डर को देखा जाए बच्चों तो Na+ आपका यहाँ लाई कर रहा है और H+ यहाँ लाई कर रहा है। किसका डिस्चार्ज ईजी है? किसका डिपोजिशन ईजी है? H+ का। तो इसलिए H+ आपका सोल्यूशन के अंदर जो होगा वही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। तो सोल्यूशन में क्या क्या रह जाएगा बच्चों? सोल्यूशन में Na+ रह जाएगा एंड OH- रह जाएगा। Na+ एंड OH- कंबाइन करके NaOH बना देंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द pH ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो pH विल बी ग्रेटर देन 7 बच्चों, क्योंकि सोल्यूशन आपका बेसिक हो चुका है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा एनोड पे Cl2 आपका प्रोड्यूस होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद जो आपका सोल्यूशन रह जाएगा वो सोल्यूशन का pH आपका 7 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं pH से रिलेटेड बच्चों। तो क्या करना है? एनोड पे जो प्रोडक्ट बना, कैथोड पे जो प्रोडक्ट बना उसको देख लीजिए, और उसके बाद जो भी आयन बचा हुआ है
और नेचर उसका कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसके बेसिस पे पीएच को डिसाइड कर दीजिए। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए और एनोड पे किस तरह का गैस प्रोड्यूस हो रहा है, कैथोड पे किस तरह का गैस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आप बताइए। तो आपको उसके लिए बच्चों ये इक्वेशन ध्यान में रखना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल, अगर NaCl के ही एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस सपोज हम मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के साथ करवाते हैं, अगर आपको रॉड मेंशन नहीं किया है बच्चों तो आप समझ लेना कि आपको प्लैटिनम का रॉड दिया है और प्लैटिनम का रॉड इनर्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि आप इस इलेक्ट्रोलिसिस को तब करवा रहे हो जब कैथोड आपका मर्क्यूरी का है, तो ऐसे केस में बच्चों ध्यान रखिएगा कि मर्क्यूरी रॉड के प्रेजेंस में H+ का डिस्चार्ज नहीं होता है बल्कि Na+ का डिस्चार्ज होता है। तो एनोड पे तो सेम रिएक्शन होगा बट कैथोड पे H+ के जगह पे Na+ का डिस्चार्ज होगा और Na+ आपका रिड्यूस होकर सोडियम बनाएगा, जो उस मर्क्यूरी रॉड के ऊपर जब डिपॉजिट होता जाएगा तो उस मर्क्यूरी के साथ कंबाइन करके सोडियम मर्क्यूरी एमेल्गम बनाएगा। ये सेम रिएक्शन बच्चों जो वन शॉट मैंने आप लोगों को S ब्लॉक में दिया था उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया था। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस इज कास्टनर कैलेंडर सेल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है सोडियम मर्क्यूरी एमेल्गम जो बनता है इसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया जाता है एंड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद यहाँ से बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइल्यूट H2SO4 का अगर इलेक्ट्रोलिसिस आपसे पूछा है तो डाइल्यूट जो आपका H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको 100% डिसोशिएट कर दीजिए। 100% डिसोशिएट होगा तो ये 2H+ एंड सल्फेट आयन बनाएगा एंड वाटर भी है क्योंकि डाइल्यूट है तो इसका मतलब वाटर का भी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो वाटर की वजह से कौन कौन से आयन बनेंगे, H+ एंड OH नेगेटिव बनेगा। अब देखिए दो तरह के एनायन है, अगर हम इस सीक्वेंस को देखें बच्चों तो OH नेगेटिव का डिपोजिशन फास्ट होगा एज कम्पेयर टू सल्फेट आयन, तो एनोड पे कौन जाएगा, OH नेगेटिव। अब इस रिएक्शन को आप लोगों को याद रखना है बच्चों, बिकॉज बहुत जगह पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आ चुके हैं। रिएक्शन क्या याद रखना है, जो 2 OH नेगेटिव को आपको भेजना है एनोड पे। अब 2 OH में 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है। अब करना क्या, आपको एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल गया, तो कितने ऑक्सीजन बचे बच्चों, 1 ऑक्सीजन। अब 1 ऑक्सीजन आप लिख दो, लेकिन ऑक्सीजन तो नेचर में O2 के फॉर्म में मिलता है बच्चों, तो आपको O2 लिखना पड़ेगा। और सिंस हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को तो हाफ मोल लगा दीजिए। हाफ मोल लगाएंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन आपका सेम हो जाएगा। और उसके बाद चार्ज को बैलेंस कर दीजिए, तो लेफ्ट साइड -2 चार्ज है तो राइट साइड भी -2 होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया हमने। और कैथोड पे क्या होगा देखिए, तो कैथोड पे सिंस आपके पास एक ही तरह के कैटायन है तो उसी का रिडक्शन होगा, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन हुआ, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ। लास्ट है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चों, ये भी हमारा एग्जाम में आ चुका है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर आपको ये ना दे के बोला जाएगा व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4। दोनों का मीनिंग सेम ही है और दोनों से सेम ही तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो करना बस इतना है बच्चों, जब कंसंट्रेटेड दिया होगा H2SO4 को पार्शियली डिसोशिएट करा दो H+ एंड HSO4- में। अब ये एनोड आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन को, ठीक है। और कैथोड नेगेटिव है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयन को। अब यहाँ करना बस इतना आप कि एनोड पे जो HSO4- गया है उसके 2 मोल ले लो। 2 मोल लोगे तो कितना हाइड्रोजन है, 2 मोल के पास 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर 8 ऑक्सीजन, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके H2S2O8 बना देता है, जिसको हम मार्शल एसिड कहते हैं या फिर इसको पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। इसके बारे में मैंने रिडॉक्स के वन शॉट के अंदर भी आप लोगों को बता रखा है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 है तो राइट साइड भी चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। और कैथोड पे क्या होगा, जो H+ यहाँ पे है वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो H2S2O8 है बच्चों मार्शल एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें पेरोक्सी लिंकेज होती हैं।
अगर आप इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन वाटर के साथ करा दोगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या होता है, यहाँ से 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड मिलेंगे और 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। और ये रिएक्शन बच्चों मैंने फिर से आप लोगों को वन शॉट में समझा रखा है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार जाके आप रेफर कर सकते हैं। और अगर वाटर के जगह पे हैवी वाटर के साथ आपको दिया जाए रिएक्शन, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जगह पे बच्चों ड्यूट्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मार्शियल एसिड का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो H2SO4 एंड H2O2 के मोल का रेशियो बताइए प्रोडक्ट के साइड में, तो 2:1 रेशियो में बच्चों आपका प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में बच्चों मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के साथ किया यूजिंग प्लैटिनम। अब मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे ले रही हूँ ताकि आप लोग इसको याद रख सकिए, क्योंकि ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। अब कॉपर सल्फेट क्या होगा, कॉपर +2 सल्फेट आयन देगा, और एक्वस कह दिया है इसका मतलब वाटर भी है, तो H+ OH नेगेटिव भी है। अब एनोड पे क्या होगा बच्चों, सिंस 2 तरह के एनायन है, और अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो ये जो हमारा OH नेगेटिव है इसका डिपोजिशन सल्फेट आयन से ज़्यादा ईजी होगा। तो एनोड पे हम क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन किसका करा देंगे, OH नेगेटिव का। और OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन मैं यहाँ बता चुकी हूँ। एटलीस्ट ये रिएक्शन याद रख लीजिए बच्चों, बिकॉज बहुत जगह पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इवन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे भी। तो 2OH नेगेटिव आपका कंबाइन करके H2O + ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब रही बात कैथोड की, तो कॉपर +2 एंड H+ में किसका डिपोजिशन ईजी है, तो आप देखिए यहाँ पे ऑर्डर में कॉपर +2 का डिपोजिशन H+ के मुकाबले ज़्यादा ईजी है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिडक्शन किसका करवाएंगे बच्चों, कॉपर +2 का। तो कॉपर +2 यहाँ से निकला हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और खुद को रिड्यूस कर देगा। एग्जाम्पल नंबर 7, एक्वस कॉपर सल्फेट का ही इलेक्ट्रोलिसिस में कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने यहाँ पे एनोड को स्पेसिफाई कर दिया। एनोड आपका कॉपर है बच्चों, तो ध्यान रखना कि जब आपको कोई मेटल का सॉल्ट दिया जाता है और उसी सेम मेटल का रॉड लिया जाता है, तो ऑक्सीडेशन उसी मेटल के रॉड का होगा, मतलब कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन से जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वही इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर +2 है वो गेन करके खुद को रिड्यूस करेगा। इतना ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपको मेटल का रॉड दे दिया जाता है तो एनोड पे जिस मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे उसी मेटल का रिडक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो 2 लॉ है हमारा। पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ का स्टेटमेंट है वेट डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ट। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे थे, ये सारे रिएक्शंस हो रहे थे ना एनोड एंड कैथोड पे। सपोज मैं इस रिएक्शन की बात करती हूँ, यहाँ पे बच्चों Cl नेगेटिव आपका कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड पे, और सोडियम आपका कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे। तो कितना Cl2 प्रोड्यूस होगा एनोड पे और कितना मास आपका सोडियम का डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना चार्ज आपने इसके अंदर पास किया है। जितना ज़्यादा चार्ज पास करोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे वेट का डिपोजिशन होगा, चार्ज कम पास करोगे तो वेट का डिपोजिशन भी कम होगा। यही हमारा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, फैराडे लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल फॉर्म याद रखिएगा क्योंकि इसी को यूज़ करके क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं। W = ZQ, Z हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। Q यहाँ पे चार्ज है जिसको हम I × T लिख सकते हैं, और Z हमारा E/96500 होता है। तो W = ZQ, Q के जगह पे IT लिख दिया और Z के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, E/96500। E हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं। ये W क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों इस इक्वेशन में, कितना मास आपका डिपॉजिट हुआ है एनोड पे या फिर कैथोड पे। I यहाँ पे करंट को इंडिकेट कर रहा है जो कि एम्पियर में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में मिली एम्पियर में दिया है तो पहले आप उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देना, और टाइम यूजुअली आपको आर में या फिर मिनट में दिया होता है तो आप हमेशा यहाँ पे टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, कन्वर्जन चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो सके।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैंने क्या किया, इस इक्विवेलेंट मास के जगह पे ये फॉर्मूला लगा दिया, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये W क्या है, वेट डिपॉजिटेड, तो वेट डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। अब वेट डिपॉजिटेड को मैंने क्या किया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा अब हो जाएगा नंबर ऑफ मोल डिपॉजिटेड। मैंने इसलिए सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए कि आप किसको किस में कैसे कन्वर्ट करोगे और कौन सी फॉर्मूले की कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी। अगर सपोज डायरेक्टली आपको चार्ज दिया है और आपको वेट जेड आपको पता है, जेड की जगह पे E/96500 डाल दोगे तो आप आराम से W निकाल सकते हो। अगर आपको सपोज करंट और टाइम दिया है तो आप इस फॉर्मूले को निकाल लो। अगर आपको सपोज नंबर ऑफ मोल पूछा है तो आप इस फॉर्मूले को निकाल लो। कैसे किस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया है। नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही स्पेशल टर्म है करंट एफिशिएंसी। करंट एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट डिपॉजिटेड, लेकिन ऊपर वाला एक्सपेरिमेंटली है और नीचे वाला थ्योरेटिकली है। थ्योरेटिकल मतलब जो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं W इक्वल टू ZIT, ये W हमारा क्या है, दिस इज द थ्योरेटिकल वेट, मतलब थ्योरेटिकली कितना वेट आपका डिपॉजिट होगा एनोड या कैथोड पे हम उसको निकालते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली कितना वेट आपका डिपॉजिट हुआ है उसको हम यहाँ पे न्यूमरेटर में रखते हैं। तो क्या होगा देखिए, वेट डिपॉजिटेड एक्सपेरिमेंटली फिर कितना आ जाएगा, करंट एफिशिएंसी ईटा इनटू वेट डिपॉजिटेड थ्योरेटिकल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये 100 क्या होगा फिर यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो वेट डिपॉजिटेड थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाई ईटा डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब यहाँ पे ईटा है बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई वेट डिपॉजिटेड थ्योरेटिकल हमारा कितना है ZIT डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे Z को मैं क्या लिखूंगी, E/96500। तो वेट डिपॉजिटेड एक्सपेरिमेंटली कितना आया हम कैसे निकालेंगे, जब जब क्वेश्चन में करंट एफिशिएंसी बच्चों दी होगी हम इसको इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। या फिर सिंपली अगर आपको ये सब नहीं कुछ करना है, आप सिंपली ध्यान में रखिए कि वेट डिपॉजिटेड हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ZIT, ठीक है। आप सिंपली क्या करना, ईटा/100 मल्टीप्लाई कर देना अगर क्वेश्चन में आपको करंट एफिशिएंसी की वैल्यू दे रखी है। अगर सपोज 80% दिया है तो आप सिंपली 80 यहाँ पे डाल दो। अगर 90% करंट एफिशिएंसी दिया है तो यहाँ पे आप 90 डाल दो, और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप इसको 100 डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ करंट एफिशिएंसी। सेकेंड लॉ हमारा क्या है बच्चों, सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है कि जब दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड का मतलब है बच्चों कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को हम पास कर रहे हैं सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक cells are connected in series and same amount of electricity is passed through it, then weight deposited at different electrode is directly proportional to their equivalent mass। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसा मान के चलिए कि इस तरह का जो हमारा सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक और सेल मैंने यहाँ पे लगा दिया और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो एनोड पे कितना मास प्रोड्यूस होगा या कैथोड पे कितना मास प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि मास जो हमने आयन ले रखा है, जो सब्सटेंस ले रखा है सोल्यूशन में, उसका इक्विवेलेंट मास कितना है। अगर इक्विवेलेंट मास किसी का ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और अगर किसी का इक्विवेलेंट मास कम है तो उसका मास भी कम डिपॉजिट होगा। तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2, मतलब W इनडायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, मास कितना डिपॉजिट होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास को लेके। अगर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है तो उसका मास भी ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और अगर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कम है तो उसका मास भी कम डिपॉजिट होगा। ये लॉ हमारा सेकेंड लॉ है। मैथमेटिकली W1/W2 इक्वल टू E1/E2 लिख सकते हैं। अब कैसे बच्चों इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, उसके लिए मैंने 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं ताकि आप लोगों को एक बार याद आ जाए कि एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 5 एम्पियर करंट इज पास्ड थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट फॉर 40 मिनट, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो कॉपर का डिपोजिशन कहा गया है कैथोड पे, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और कॉपर सल्फेट में कॉपर किस में, कॉपर +2 में। तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कॉपर में डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। तो ये हमारा रिएक्शन है बच्चों। अब अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर किसका मास डिपॉजिट हो रहा है बच्चों, कॉपर का, और कितना मास डिपॉजिट हो रहा है ये हमसे पूछा है।
तो W इक्वल टू ZIT, और Z हमारा क्या होता है E/96/00, और E क्या होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। किसके मास को डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग, कॉपर का, तो इक्विवेलेंट मास भी किसका होना चाहिए, कॉपर का। और कॉपर का मोलर मास कितना होता है 63.5 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट कितना चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो चार्ज इसके ऊपर 2 प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। इस वैल्यू को जाके यहाँ पे पुट कर दो। आई हमें दिया गया है क्वेश्चन में, एम्पियर में दिया है, टाइम मिनट में दिया है, तो मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 60। सॉल्व करोगे आपको 4.065 ग्राम आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है बच्चों, द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज पास्ड थ्रू 2 सेल्स कंटेनिंग मोल्टेन Al2O3 एंड मोल्टेन NaCl। मतलब एक सोल्यूशन में Al2O3 का मोल्टेन फॉर्म है, उससे क्या क्या मिलेगा, Al+3n ऑक्साइड आयन मिलेगा आयन के तौर पे, और दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में NaCl का मोल्टेन फॉर्म है, जहां से Na+ और Cl- मिलेगा। उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, कहा गया है कि अगर एक सेल के अंदर एल्यूमिनियम का 1.8 ग्राम आपका लिबरेट होता है, तो दूसरे वाले सेल के अंदर जो सोडियम है उसका कितना मास आपका डिपॉजिट होगा, ये बताइए। तो W1/W2 इक्वल टू E1/E2। क्यों लगाया ये फॉर्मूला, क्योंकि क्लियरली कहा है कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी सेम पास करते हो बच्चों, इसका मतलब सीरीज में कनेक्टेड है ये दोनों सेल, और अगर सीरीज में कनेक्टेड है इसका मतलब ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड लॉ को, और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग W1/W2 इक्वल टू E1/E2 होता है। पहले वाले सेल में कितना मास का डिपोजिशन हो रहा है 1.8, और दूसरे वाले में कितना हो रहा है ये हमें पता लगाना है, तो W2 लिख दिया मैंने। E1 क्या है, पहले वाले सेल के अंदर जो आयन है उसका इक्विवेलेंट मास, और W यहाँ पे E2 क्या है, दूसरे वाले सेल के अंदर जो आयन है उसका इक्विवेलेंट मास। तो पहले वाले सेल में बच्चों क्या है Al+3, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब तो जाके 1 मोल ऑफ Al को डिपॉजिट कर पाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए अगर मैं एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालूं, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास तो 27 है, और वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट चार्ज ऑन इट, तो 27/3 आपका 9 हो जाएगा। और रही बात Na++ इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सोडियम यहाँ पे Na+ के फॉर्म में है, तो ये रिड्यूस होगा, डिपॉजिट होगा किस तरह से, Na+ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। तो इक्विवेलेंट मास विल बी नथिंग बट मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एंड वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, तो 23/1 23। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम एल्यूमिनियम हमारा तो 9 है, और सोडियम का हमारा 23 है। दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो W2 आपको पता चल जाएगा, और W2 यहाँ पे 4.6 ग्राम आता है। एक और क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है, 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिट एट कैथोड फ्रॉम Al+3 solution by a certain quantity of electric charge. The volume of hydrogen gas produced at STP from H+ ion in the solution by same quantity of electric charge. मतलब कहा यह गया है कि एल्यूमिनियम आपका कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, और सोल्यूशन में क्या रखा हुआ था Al+3, ठीक है। और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज करके मैंने हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवा दिया है यहाँ पे H+ आयन के अंदर से, मतलब H+ का भी एक सोल्यूशन रखा है बच्चों, और उस H+ से हमने क्या प्रोड्यूस करवाया, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवाया, और हमने दोनों ही सोल्यूशन के अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया है। तो सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसका मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड होगा। फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, W1/W2 इक्वल टू E1/E2। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे बच्चों एक सब्सटेंस हमारा गैस आ चुका है। पिछला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने दोनों मॉडल इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कि अगर कोई गैस होगा तो हम किस तरह से डील करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में, तो दोनों जगह पे सॉलिड मास का डिपोजिशन हो रहा था, एल्यूमिनियम का और सोडियम का, इसलिए W1/W2 लिखा, मतलब दोनों के मास लिखे। बट यहाँ पे एक आपका गैस है बच्चों, और गैस के केस में हम किसके साथ डील करते हैं, वॉल्यूम के साथ। तो W1/W2, W2 के जगह पे वॉल्यूम लिख दो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड सब्सटेंस, मतलब सेकेंड सोल्यूशन में हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा उसको लिख देना। और यहाँ पे E1 है इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास पहले का रहने देंगे, लेकिन जो गैस हमने लिया है उसका इक्विवेलेंट मास न लिख के क्या लिखेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम याद रखिए कितना होता है, 11.2 लीटर होता है। दो गैसेस का याद रखना है आप लोगों को, ऑक्सीजन का 5.6 लीटर होता है, हाइड्रोजन का 11.2 लीटर होता है, और अगर क्लोरीन गैस दिया हो तो उसका भी 11.2 लीटर
होता है। ये 3 हमारे इक्विवेलेंट मासेस हैं, इक्विवेलेंट वॉल्यूम है बच्चों, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो हमने क्या किया, W1 के जगह पे तो 4.5 लिख दिया। वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ ये हमें निकालना है। इक्विवेलेंट मास एल्यूमिनियम का ऊपर ही मैंने आप लोगों को निकाल के बताया था कि कितना होता है उसका 9, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2 हो गया। हाइड्रोजन का सॉल्व करेंगे, V1 हमारा 5.6 लीटर आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे कोरोजन में जितनी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आयरन आपका +2 में जाता है, और रिडक्शन में H+ आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबाइन करके वाटर बनाता है। अब ये H+ आया कहाँ से, तो देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होती हैं और जो CO2 गैस होती हैं आपस में कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती हैं, एंड कार्बोनिक एसिड इज़ अ वीक एसिड जो डिसोशिएट होके क्या बनाएगा, H+ एंड कार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों इस कोरोजन के टाइम पे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन के दौरान जो आयरन आपका होगा उसका ऑक्सीडेशन होकर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जो H+ अवेलेबल है, ठीक है, वो H+ क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कंबाइन करके वाटर बना देता है। कंप्लीट रिएक्शन कैसे होती है कोरोजन के टाइम पे, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले रिएक्शन को आपस में ऐड कर दीजिए। ऐड करने से आपको कंप्लीट रिएक्शन पता चल जाएगा। और रस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा। रस्ट हमारा क्या होता है बच्चों, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3.XH2O। नाउ बैटरी के ऊपर बच्चों, कमर्शियल सेल्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को सेल का रिएक्शन कैसे याद रखना है उसको समझना है, या फिर सेल रिएक्शंस के अंदर मैंने क्या क्या ट्रिक्स बताए थे, क्या क्या सिंपल मेथड बताया था रिएक्शन को समझने के लिए, अगर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझनी है तो आपको कमर्शियल सेल वाला जो टॉपिक है मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आपको वहाँ पे देखने से पता चल जाएगा कि रिएक्शन को याद कैसे रखना है, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन हम बच्चों कर रहे हैं, तो रिवीजन में सिर्फ मेन पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगी कि आपको क्या क्या याद रखना है, बट रिएक्शंस कैसे याद रखना है उसको अगर डिटेल में समझना है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो देखिए बैटरी हमारे 2 तरह के हैं बच्चों, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 चीज़ें याद रखनी है, लेक्लांचे सेल एंड मर्क्यूरी सेल। बस इतनी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है, आपको इतनी ही चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जाम में। एनोड हमारा क्या होता है, जिंक कंटेनर से मिलके बना होता है। कैथोड हमारा ग्रेफाइट रॉड होता है लेक्लांचे सेल में। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। एनोड पे क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है Zn+2 में, एंड कैथोड पे ये जो हमारा MnO2 होता है, एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा ग्रेफाइट रॉड है, ये मैंने पूरा समझाया है, पूरा सेटअप समझाया था मैंने लेक्लांचे सेल का। जो ग्रेफाइट रॉड होता है उसके चारों तरफ MnO2 का पाउडर फॉर्म होता है, मतलब चारों तरफ उसके सराउंडेड होता है MnO2। तो वही MnO2 क्या करेगा, एनोड से जो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन है, एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वही इलेक्ट्रॉन को MnO2 गेन करता है NH4+ के प्रेजेंस में, और उसके बाद मैंगनीज +4 से +3 में चला जाता है बाय फॉर्मिंग MnOOH, और यहाँ पे अमोनिया गैस का प्रोडक्शन होता है। ये पूरा रिएक्शन मैंने याद किस तरह से रखा जाता है उसको समझा रखा है कमर्शियल सेल वाले टॉपिक के अंदर। और इस सेल से बच्चों सेल पोटेंशियल हम कितना जनरेट कर सकते हैं, 1.5 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हैं। मर्क्यूरी सेल या फिर बटन सेल बच्चों, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिंक मर्क्यूरी एमेल्गम एनोड होता है। मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर आपका जो मिक्सचर होता है ये कैथोड की तरह बिहेव करता है। एंड जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, इन दोनों का जो पेस्ट होता है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। और इस सेल से आप कितना मैक्सिमम पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हो, 1.35 वोल्ट तक जनरेट कर सकते हो। सेल रिएक्शन ये भी मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है ताकि आप लोग याद रख सके। तो यहाँ देखिए जिंक मर्क्यूरी एमेल्गम जो एनोड पे है इसका OH नेगेटिव जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जनरेट होगा सोल्यूशन के अंदर, तो OH नेगेटिव के प्रेजेंस में जिंक मर्क्यूरी एमेल्गम आपका ऑक्सीडाइज होकर ZnO+ वाटर +2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और कैथोड पे क्या होता है, जो मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है वो H2O और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे खुद को रिड्यूस कर देता है मर्क्यूरी के अंदर। कंप्लीट रिएक्शन के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, वाटर और इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है ओवरऑल रिएक्शन में।
सेकेंडरी सेल में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेल है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी। काफ़ी बार क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, इसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है। लेड स्टोरेज बैटरी को भी, इसको भी एक बार ज़रूर रेफर कीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आउट ऑफ ऑल द कमर्शियल सेल मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को लेक्लांचे सेल एज वेल एज लेड स्टोरेज बैटरी से कई बार पूछी गई हैं। तो एनोड हमारा लेड होता है, कैथोड हमारा लेड का ऑक्साइड होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा 38% W/V ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ H2SO4 होता है। एनोड पे लेड का ऑक्सीडेशन होगा, लेड आपका 0 से +2 में जाएगा और +2 ये किस फॉर्म में रहता है, PbSO4 के फॉर्म में, वाइट कलर के PPT के फॉर्म में रहता है। और कैथोड के अंदर PbO2 जो है, जहाँ पे लेड आपका +4 में है, ये आपका H+ के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और PbSO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लेड आपका एनोड पे PbSO4 में जा रहा है, कैथोड भी PbO2 से PbSO4 में जा रहा है। नेट रिएक्शन हमारा डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, तो नेट रिएक्शन दोनों को ऐड कर दीजिए, एनोड और कैथोड को। जब ऐड करेंगे बच्चों तो हमें ये ओवरऑल इक्वेशन मिलेगा और ये इक्वेशन हमारा है ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बच्चों कमर्शियल सेल वाले टॉपिक के अंदर वो लेक्चर जरूर एक बार रेफर कीजिए क्योंकि आपको एक बार देखेंगे तो आपको ये सारे रिएक्शंस याद हो जाएंगे और प्लस आप लोगों को मतलब बिल्कुल भी भूलोगे नहीं और कैसे इन चीज़ों को ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए, वो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखें, आपके लिए ही काम में आएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे डिस्चार्जिंग के दौरान हमारा ये सेल रिएक्शन होता है और ये ध्यान रखना कि जो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी है वो डिस्चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है, मतलब केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन जब हम चार्जिंग लगा देते हैं तो चार्जिंग में इस इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगा। ये हमारा सेल रिएक्शन बच्चों कब होता है, जब हम लेड स्टोरेज बैटरी को चार्जिंग में लगा देते हैं। चार्जिंग के टाइम पे ध्यान रखना कि ये जो सेल हमारा होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है, मतलब ये दोनों तरह से फंक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी एज वेल एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी। लास्ट है बच्चों यहाँ पे फ्यूल सेल हमारा। तो फ्यूल सेल में एनोड और कैथोड दोनों ही ग्राफाइट से मिलके बने होते हैं, दोनों पोरस होते हैं। उनके छोटे छोटे पोर्स में यहाँ पे प्लैटिनम या पैलेडियम या फिर निकल को स्मॉल अमाउंट में रखा जाता है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट लेते हैं। एनोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है H+ के फॉर्म में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन आपका गेन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शन मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में फिर से कमर्शियल सेल के अंदर काफ़ी डिटेलिंग में समझा रखा है। टोटल रिएक्शन हमारा क्या होगा बच्चों, एनोड और कैथोड को आपस में ऐड कर दीजिए, आपको टोटल रिएक्शन पता चल जाएगा। एंड टोटल एफिशिएंसी बच्चों कितनी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है 60 से 70% तक ही होती है फ्यूल सेल की, लेकिन अगर थ्योरेटिकल एफिशिएंसी की बात करें तो 90% भी जा सकती है। लास्ट जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है बच्चों दैट इज कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है उसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 2 तरह के कंडक्टर्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर जो होता है बच्चों उसके अंदर कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, आयंस के मूवमेंट की वजह से। दूसरा, मेटालिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है वो जब वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो हर एक पॉजिटिवली चार्ज कर्नल वाइब्रेट करना शुरू करेगा एंड वाइब्रेशन से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्री मूवमेंट में रुकावटें आएंगी और उसी की वजह से कंडक्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। बट जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक केस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होती है, जो आपकी आयंस होती हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ती है एंड मोबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे कंडक्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। तीसरा, मेटालिक कंडक्टर के अंदर बच्चों सपोज आपने किसी मेटल के थ्रू आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पे बहुत ही ईजिली समझा था इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया था हम लोगों ने कि जब हम टेम्परेचर को
मतलब सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को जब हम सप्लाई कर रहे थे यहाँ से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होने के बाद हमने क्या देखा, Na+and Cl- जो सोल्यूशन में था आयंस के फॉर्म में, वो यहाँ पे एनोड और कैथोड पे चला गया और वहाँ पे इस तरह के केमिकल रिएक्शंस दिखाने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि मेटालिक कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस आपका होता है। नाउ R इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इक्वल टू रो, यहाँ पे क्या होता है रो इंटू L/A। यहाँ पे R क्या है बच्चों, यहाँ पे हम कंडक्टेंस के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में कर रहे हैं, तो R यहाँ पे हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इलेक्ट्रोड का, और उसके बाद यहाँ पे एल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लूँ तो रेसिप्रोकल लेने से 1/r विल बी इक्वल टू 1/ρ इंटू 1/L/A, ठीक है। L/A को हम यहाँ पे G स्टार कह रहे हैं बच्चों, G स्टार हमारा सेल कांस्टेंट होता है, और 1/r हमारा क्या है, यहाँ पे 1/r को मैं G कह रही हूँ, 1/r मतलब G मतलब यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और 1/ρ को मैंने K ले लिया है जिसको हम कप्पा कहते हैं, विच इज़ कंडक्टिविटी या फिर इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा बच्चों, K इक्वल टू G इंटू G स्टार हमारा एक्चुअली में क्या है, L/A, जिसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके काफ़ी बार न्यूमेरिकल्स आप लोगों के आते हैं। सबसे पहले K क्या है, कंडक्टिविटी या फिर इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहा जाता है। तो कप्पा क्या आया था बच्चों, G इंटू G स्टार, और G स्टार हमारा क्या है, G स्टार इज नथिंग बट L/A। तो मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, G स्टार के जगह पे L/A लिख दिया। अगर मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लूँ और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लूँ तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है। तो वॉल्यूम हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अगर बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो कप्पा किसके बराबर आ रहा है, G के बराबर। G यहाँ पे क्या है, कंडक्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए या 1 ml कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ml। तो मतलब ये है बेटा कि अगर आपके पास 1 ml कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, डजेंट मैटर, अगर आपके पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में जितने भी आयन होंगे, उन आयन की वजह से जो भी कंडक्टेंस आपको ये सोल्यूशन दिखाएगा, वही कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। 1 ml के अंदर जितने भी आयन हैं उनकी वजह से कितना सोल्यूशन आपका कंडक्टेंस दिखा रहा है, वही उसकी कंडक्टिविटी कहलाती है। नाउ ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे आयन कुछ भी हो, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी ले रखा हो, स्ट्रॉन्ग ले रखा हो या वीक ले रखा हो, डजेंट मैटर, अगर आप डाइल्यूट करोगे सोल्यूशन को, सोल्यूशन में पानी ऐड करोगे, तो डाइल्यूशन से होगा क्या बच्चों, नंबर ऑफ आयन जो 1 ml में पहले थे, डाइल्यूशन के बाद नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और 1 ml के अंदर जब नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी भी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, डाइल्यूशन से डिक्रीज करती है। दूसरा यहाँ पे है हमारा मोलार कंडक्टिविटी, जिसको मोलार कंडक्टेंस भी कहते हैं। ये लैम्ब्डा m होता है, और लैम्ब्डा m हमारा होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी। मोलारिटी यहाँ पे m है, k यहाँ पे कप्पा है, विच इज़ नथिंग बट कंडक्टिविटी। बच्चों मोलार कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, सपोज ये जो हमारा कंटेनर है उसका वॉल्यूम है v, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम v ml है। अब इस v ml के अंदर अगर सपोज मैं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयन आपको मिलेगा, उन आयन से सोल्यूशन जितना भी कंडक्टेंस दिखाएगा बच्चों, वही कंडक्टेंस क्या होता है, मोलार कंडक्टिविटी होती है। तो ध्यान रखना, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयन फर्निश्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन v सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो मोलारिटी के जगह पे नॉर्मेलिटी ध्यान रखिएगा बच्चों। और जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात आती है तो 1 मोल के जगह पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट को कंसिडर किया जाता है,
ठीक है। मतलब अगर सपोज ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइट का 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में डाल दिया, तो जितने भी आयन आपके 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से प्रोड्यूस होगा, उनकी वजह से जो भी कंडक्टेंस आपका ये सोल्यूशन दिखाएगा वही हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है। और दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन विच रिलेट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कैसे ये रिलेशन याद रखेंगे बच्चों? नॉर्मेलिटी के जगह पे मैं मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर लिख सकती हूँ। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा? कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, राइट। तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब ये जो हमारा टर्म है बच्चों, ये क्या है? ये हमारा लैम्ब्डा एम है। तो क्या मिलेगा? लैम्ब्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू लैम्ब्डा एम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। यहाँ पे ग्राफ है बच्चों, ये ग्राफ हमारा एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस अंडर रूट सी यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है। जब ग्राफ को प्लॉट किया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, तो क्या देखा गया बच्चों कि जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन को कम करूंगी, मतलब अगर जैसे जैसे आप राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे, कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज करेगी। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन जैसे जैसे होता है, मतलब जैसे जैसे सोल्यूशन में आप पानी ऐड करते जाओगे, आप देख सकते हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी धीरे धीरे मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी धीरे धीरे मोलर कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं हम कि इस इक्वेशन को एक तो याद रखिए, लैम्ब्डा एम इक्वल टू लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी माइनस ए इंटू अंडर रूट सी। लैम्ब्डा एम हमारा क्या है बच्चों? लैम्ब्डा एम इज नथिंग बट मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। मतलब सोल्यूशन में कोई भी कंसंट्रेशन हो, मतलब आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है सोल्यूशन के अंदर, वो किसी भी कंसंट्रेशन पे हो, उस कंसंट्रेशन पे वो कितना कंडक्टिविटी दिखा रहा है, वो हमारा क्या है? यहाँ पे लैम्ब्डा एम है। और जब हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब हम पानी इतना ज़्यादा ऐड कर देते हैं कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट आपका इलेक्ट्रोलाइट का नेग्लिजिबल हो जाए, उसको हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे बच्चों जो भी हमारा कंडक्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम कंडक्टेंस को हम लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी से इंडिकेट करते हैं। तो लैम्ब्डा एम बच्चों यहाँ पे क्या है? लैम्ब्डा एम हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है, और लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी हमारा मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन है। एक चीज़ ध्यान रखना है जो कि हम यहाँ पे ग्राफिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। कंडक्टिविटी के केस में मैंने क्या कहा था कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की वैल्यू या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कहते हैं हम लोग, वो डिक्रीज करता है, बट लैम्ब्डा एम और लैम्ब्डा ई डाइल्यूशन से बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक्सपोनेंशियली राइज करता है। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियली सडन राइज करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग है बच्चों कोहलॉर्श लॉ। कोहलॉर्श लॉ का कहना क्या था कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मोलार कंडक्टिविटी उसका निकालना चाहते हैं एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन। जैसे NaCl का मुझे मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, Na+ का जो मोलार कंडक्टिविटी है और Cl- का जो मोलार कंडक्टिविटी है उनका सम ले लूंगी। AlCl3 का निकालना है बच्चों, तो लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Al+3 इंटू जितने आयन ये फर्निश कर रहा है उसको यहाँ पे लिखना है इसके सामने, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के जैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इंटू लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी इंटू Cl-। अगर K2SO4 का लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी लिखना है तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, लैम्ब्डा इन्फिनिटी मोलार ऑफ K+ प्लस 1 इंटू लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सल्फेट आयन। अगर सपोज बच्चों यहाँ पे इन्हीं का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखना है, तो जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लिखते हैं बच्चों तो हमें इनके आयन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। जैसे सपोज मैं इसके लिए लिख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे अगर सपोज AlCl3 के लिए लिख रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al+3 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। नो नीड टू राइट दिस 3 नंबर, मतलब नंबर ऑफ आयन कितने हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है व्हेन वी आर डीलिंग विद द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आई विल सिंपली राइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al+3
प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इन अ सिमिलर वे अगर मैं इसका निकाल रही हूँ तो सिंपली आई विल राइट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। तो ये ध्यान रखना है कि जब मोलार के साथ हम डील करते हैं बच्चों, तो मोलार के साथ क्या होता है, मोलार के अंदर नंबर ऑफ आयन को भी मेंशन करना होता है, ठीक है। लेकिन जब इक्विवेलेंट के साथ डील करते हैं तो हम यहाँ पे उसके आयन को नहीं लिखते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है बच्चों कोहलॉर्श लॉ का, इसके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला एप्लीकेशन है बच्चों लैम्ब्डा m इन्फिनिटी, हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लैम्ब्डा m इन्फिनिटी को यूज़ करके निकाल सकते हैं। ये ग्राफ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आप देख सकते हैं बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन को हम क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रापोलेट करके इसको हम एक्सटेंड करके वाई एक्सिस पे कट कर पाएंगे, और वाई एक्सिस पे कट करने से हमारा कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज़ीरो। अगर कंसंट्रेशन ज़ीरो हो रहा है इसका मतलब हमने डाइल्यूशन मैक्सिमम कर दिया, इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों हम ग्राफिकली भी लैम्ब्डा m इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्ब्डा m इन्फिनिटी को ग्राफिकली नहीं निकाला जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे ग्राफ आपका बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल हो चुका है, ये कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसलिए जब वाई एक्सिस को कट ही नहीं करेगा तो हम इसका ज़ीरो कंसंट्रेशन पे कितना इसका मैक्सिमम कंडक्टेंस है उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्ब्डा m इन्फिनिटी होता है उसको ग्राफिकली हम नहीं निकाल पाते हैं, उसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कोहलॉर्श लॉ। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, जैसे मान के चलो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है विच इज़ अ वीक बेस, इसका मुझे लैम्ब्डा m इन्फिनिटी निकालना है, बट इसको निकालने के लिए मुझे कुछ डाटा दिया होगा। जैसे मुझे यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं, उनका लैम्ब्डा m इन्फिनिटी दे रखा है। अब मुझे इनकी मदद से क्या करना है, इसका लैम्ब्डा m इन्फिनिटी निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, NH4OH में NH4 प्लस एंड OH माइनस है। NH4 प्लस कहाँ से मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड से, और OH माइनस कहाँ से मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, मतलब ये दोनों का सम करना है हमें। कैसे करेंगे देखिए, लैम्ब्डा इन्फिनिटी ऑफ NH4OH अकॉर्डिंग टू कोहलॉर्श लॉ इसको कैसे लिखा जाएगा, लैम्ब्डा m इन्फिनिटी ऑफ कैटायन प्लस लैम्ब्डा m इन्फिनिटी ऑफ एनायन, जैसा कि हमने ऊपर में भी यहाँ पे डिस्कस कर रखा था। तो कैटायन का मोलर कंडक्टेंस और एनायन का मोलर कंडक्टेंस हमने लिखा, जैसे कि ऊपर मैंने अभी बताया आप लोगों को। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये कैटायन का लैम्ब्डा m आपको कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड से, और OH नेगेटिव मिलेगा NaOH से। इन दोनों के बीच में सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे। अब सम करने से यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Cl, और यहाँ से मिलेगा सोडियम, जो कि हमें इस इक्वेशन में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, Cl और Na से मिलके NaCl बनेगा, उस NaCl के वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो क्या बनेगा देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लैम्ब्डा m इन्फिनिटी अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड माइनस लैम्ब्डा m इन्फिनिटी ऑफ NaCl, मतलब इन दोनों को सम किया और इसको माइनस कर दिया, हमें ये बन जाएगा, ये मिल जाएगा NH4 प्लस प्लस लैम्ब्डा m इन्फिनिटी ऑफ OH माइनस मिल जाएगा। तो सिंपली x प्लस वाई माइनस जेड कर दो, आपको इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्ब्डा m इन्फिनिटी मिल चुका है। दूसरा है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके ऊपर भी कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अल्फा यहाँ पे क्या है बच्चों, लैम्ब्डा MC डिवाइडेड बाय लैम्ब्डा m इन्फिनिटी है, ठीक है। मतलब ये हमारा इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो भी आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी होगी, ये मोलार भी हो सकता है, इक्विवेलेंट भी हो सकता है, ये भी मोलार भी हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है। बट अगर ऊपर मोलार कंडक्टिविटी तो नीचे भी मोलार, ऊपर इक्विवेलेंट तो नीचे भी इक्विवेलेंट आपको लेना है। तो लैम्ब्डा MC क्या है बच्चों, गिवन कंसंट्रेशन, जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेशन दिया है उस कंसंट्रेशन पे कितना कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू यहाँ लिखना है, और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कितनी कंडक्टिविटी है उसको यहाँ लिखना है, और दोनों का रेशियो ले लो, आपको अल्फा मिल जाएगा। तीसरा है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट K इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या यूज़ करना है, ऊपर वाला। तो जो भी हमें यहाँ पे सपोज को इलेक्ट्रोलाइट दिया है उसका कंसंट्रेशन दे रखा है, उसका लैम्ब्डा MC लैम्ब्डा m इन्फिनिटी दे रखा है, सिंपली आप इस रेशियो को यहाँ पुट कर दीजिए, आपको K की वैल्यू पता चल जाएगी। और लास्ट एप्लीकेशन है बच्चों, किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जा सकता है।
तो जो AgCl है, लेटर से मैं क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। AgCl लेटर से आपका Ag प्लस एंड Cl माइनस दे रहा है। सपोज AgCl की सॉल्युबिलिटी है S, तो Ag प्लस S होगा, Cl माइनस का कंसंट्रेशन S होगा, तो Ksp कितना होगा बच्चों, S इंटू S का S स्क्वायर। अब हमें पता है ये फॉर्मूला ऊपर बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि लैम्ब्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी होता है। ठीक है, आपको करना बस इतना है बच्चों, मोलारिटी को ही सॉल्युबिलिटी मान लेना। ठीक है, मतलब मोलारिटी के जगह पे सॉल्युबिलिटी, और लैम्ब्डा m इन्फिनिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और कप्पा की वैल्यू दे रखी होगी। तो लैम्ब्डा m इन्फिनिटी अगर दे रखा है, कप्पा दे रखा है, तो हम सॉल्युबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं। एंड जो भी सॉल्युबिलिटी हमें मिलेगा उसी सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपको KSP की वैल्यू पता चल जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे ये जो जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं, इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, उसके लिए भी मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इन फॉर्मूलेस को, इन कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलार एसिटिक एसिड सोल्यूशन। एक एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी दे रखी है, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया सोल्यूशन का, 2222 ओम। ठीक है, उसके बाद बोला है कि व्हेन मेजर्ड इन अ सेल ऑफ सेल कांस्टेंट उस सेल का दिया है आप लोगों को 0.366 सेंटीमीटर इनवर्स। गिवन दैट H प्लस का यहाँ पे ये लैम्ब्डा m इन्फिनिटी दे रखा है, मतलब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कितना H प्लस आपका कंडक्टिविटी दिखाता है, मोलार कंडक्टिविटी उसकी वैल्यू दे रखी है, और एसिटेट आयन का दे रखी है। आपको कंडक्टिविटी पूछा है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा पूछा है, तो कप्पा हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो ऊपर एक इक्वेशन दिया था, कप्पा इक्वल टू G इंटू जी स्टार, राइट। और G हमारा क्या होता है, कंडक्टेंस, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाय रेजिस्टेंस, तो 1 बाय रेजिस्टेंस हमने लिख दिया, और यहाँ पे G स्टार हमारा क्या होता है, L बाई ए, तो L बाई ए को तो हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, तो क्वेश्चन में सेल कांस्टेंट तो दे रखा है बच्चों, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है, जस्ट इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए, आपको कंडक्टिविटी की वैल्यू पता चल जाएगी। दूसरा यहाँ पे हमें पूछा मोलार कंडक्टिविटी, तो मोलार कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, K इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी होता है। कप्पा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना है 1.648 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलारिटी, मोलारिटी कितना दिया है 0.01, पुट कर दीजिए, आपको यहाँ पे लैम्ब्डा m पता चल जाएगा। तीसरा हमें यहाँ पे पूछा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने क्या कहा, लैम्ब्डा MC बाय लैम्ब्डा m इन्फिनिटी। तो देखिए बच्चों, ये जो लैम्ब्डा m हमने निकाला है वो किस कंसंट्रेशन पे निकाला है, 0.01 पे, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी कितना दिया है बच्चों, तो सोल्यूशन का भी कंसंट्रेशन हमें 0.01 दिया है। तो इस कंसंट्रेशन पे सोल्यूशन कितनी कंडक्टिविटी दिखा रहा है, यहाँ पे 16.48, तो लैम्ब्डा MC के जगह पे 16.48 हो जाएगा। और लैम्ब्डा m इन्फिनिटी हम कैसे निकालेंगे इस एसिटिक एसिड का, तो लैम्ब्डा m इन्फिनिटी के लिए हमें कोहलॉर्ट्ज़ लॉ लगाना पड़ेगा, और कोहलॉर्ट्ज़ लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लैम्ब्डा m इन्फिनिटी क्या होता है, सम ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन। तो एसिटिक एसिड का क्या होगा बच्चों, मोलार कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, H प्लस एंड एसिटेट आयन के मोलार कंडक्टिविटी का सम। अब दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, तो आपको लैम्ब्डा m इन्फिनिटी मिल जाएगा, आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो 16.48 डिवाइडेड बाई 390 आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, 0.0422, मतलब अगर आप परसेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4.22% आ जाएगा। सिंस ये वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैल्यू आपका क्या है, लेस देन 10% है। ये मैंने वन शॉट रिवीजन जो लिया था आयनिक इक्विलिब्रियम का, वहाँ पे भी बताया था बच्चों कि इस एक्सप्रेशन में अल्फा आप तभी इग्नोर कर सकते हो, तभी नेग्लेक्ट कर सकते हो अगर अल्फा की वैल्यू 10% से कम आती है। ठीक है, अगर 10% से ज़्यादा आएगा तो अल्फा को इग्नोर नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कंसंट्रेशन तो हमें दिया है इलेक्ट्रोलाइट का, कितना दिया है 0.01, ठीक है, और अल्फा हम निकाल चुके हैं कितना 0.0422। सिंस ये अल्फा लेस देन 10% है तो हम अल्फा को इग्नोर कर सकते हैं, तो अल्फा के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, और यहाँ पे आपको जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, आपको ये पता चल जाएगा। तो बच्चों मैंने हर एक कोशिश की है आप लोगों के सारे टॉपिक को रिवाइज करने की, जितने भी टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर इम्पॉर्टेंट है मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है, हर एक टॉपिक को मैंने रिवाइज करवा दिया है आप लोगों को विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स, कहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल्स कैसे अप्लाई करना है इसके
बारे में भी मैंने आप लोगों को रिवीजन में कहा। और अगर किसी को डिटेल में जाना है, ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ए नॉट के बीच में रिलेशन के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएचई के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हर तरह के मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाला है तो अपने चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो आपको एक तो प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि किसी भी मॉडल का अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वीडियो मदद करेगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एज वेल एज शेयर कीजिएगा। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब मेरे चैनल को, आप लोग कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों का कोई भी टॉपिक पेंडिंग ना रहे और हम हर टॉपिक को रिवाइज करें और आपको ये बेनिफिट करे। थैंक यू वेरी मच।